चीन का किस तरह से दखल नेपाल में बढ़ा है, और इसको कई लोग जोड़ते हैं उस ब्लॉकेड की घटना से, जिसके बारे में भारत सरकार का ये कहना है कि वो एक मधेसी प्रोटेस्ट था और इंडियन ट्रक ड्राइवर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम सप्लाईज भेज नहीं पा रहे थे। मधेसी प्रोटेस्टर जो नो मैन लैंड है उसमें पिकेट करने लगे, उसमें बैठने लगे। तो फिर नेपाली हमसे कहते थे आप इनको हटाइए, हम कहते थे आप हटाइए, गोली तो कोई नहीं चलाएगा ना। प्रोसेशन में योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी फोटो को लेके चले। और ये राजावादी लोग वही थे जो पहले हमेशा कहते थे भारत इंटरफियर कर रहा है, और वही लोग अब ये फोटो लेके ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत हमें सपोर्ट कर रहा है। भारत की सेना आ गई है, ये जाएगी नहीं। भारत ने त्रिभुवन एयरपोर्ट ले लिया है, ये छोड़ेंगे नहीं। पर ये पार्शियल स्टोरी है। चाइना का एंट्री तो 1960 से शुरू हो गया था। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, क्योंकि क्लियरली चाइना का रोल बढ़ा है और हम जानते हैं चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप क्या है। लगातार वहाँ पे हिल ट्रैक्ट से लोग आकर के बस रहे हैं और मधेसी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वो झापा और मोरंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोली तो वहाँ पे अवधी जाती है, मैथिली जाती है, भोजपुरी जाती है, बट नेपाल में एक शिकायत है कि एट इंडियन बेहेस्ट वहाँ पे हिंदी पुश की जा रही है। कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाता है। गठबंधन में आप समझ नहीं पाते हैं कि ऑपोजिशन में कौन है, रूलिंग पार्टी कौन है, कभी दोनों साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। वहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार ही नहीं बन पाती, तो कोalition ही चाहिए हमेशा। और कोalition नेपाल में है वो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है। आज का जो कोalition है वो तो कोई पहले कोई इस टाइप का कोalition की भाजपा और कांग्रेस इकट्ठी हो जाए भारत में, इस टाइप का कोalition है नेपाल में। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को लेकर भी वहाँ पे इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए वहाँ से तो प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, लेकिन यहाँ से किसने किया। हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे वहाँ पे फर्स्ट विजिट 2014 में, साफ साफ उन्होंने कहा कि रिनेगोशिएट कर कि आप लोग क्या चाहते हो, आप इसको अमेंड करना चाहते हो, आप इसको एब्रोगेट करना चाहते हो, आप कोई नई ट्रीटी चाहते हो, जो भी आप चाहते हो हम आपसे मिल बैठ के डिस्कस करके सॉल्यूशन निकालने में सहमत हैं और तैयार हैं। उसी नदी का जो पानी आता है और कुछ जगह 3 महीने, कुछ जगह 4 महीने, देर आर एरियाज जहाँ पे 6 महीने भी पानी रहता है। अगर कोसी हाई डैम बनता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसका सॉल्यूशन इवेंचुअली तो हाई डैम है और इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं कम कर रहे हैं। जब नेपाल का कुछ इलाका या पूरा नेपाल ही इंडिया में मर्ज होने की बात की गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने मना कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ये इन्होंने तो पब्लिक फोरम पे लिखा भी है इस चीज़ को सोशल मीडिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं तो उन रिकॉर्ड्स को दिखाना चाहिए। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है मैंने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा। एवटा भाषा एवटा देश एवटा राजा एवटा देश, एक भाषा एक देश एक राजा एक देश, ये नारा गूंज रहा है नेपाल में। एक प्रदर्शन हो रहा है जिसकी मांग है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, फिर से वहाँ पे मोनार्की का शासन आना चाहिए। प्रदर्शन नेपाल में हो रहा है लेकिन उंगलियाँ उठ रही है हिंदुस्तान पर। फिर एक दूसरी खबर हमारे सामने है जिसमें ये दावा किया गया है काठमांडू पोस्ट की कि केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी प्रधानमंत्री का टाइम लेने के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो खुद दोनों बिम्स्टेक समिट के लिए थाईलैंड में थे। वापस जाकर के जब नेपाल के प्रधानमंत्री अपने यहाँ एक प्रोग्राम में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ से भी इसी तरह का संकेत निकल के आता है कि जो मुलाकात दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में हुई वो थी कॉर्डियल, लेकिन उसका कोई रिजल्ट खास निकल कर आया नहीं। जनरली इस तरह के विषयों को हम डील किया करते हैं अपने इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत में, लेकिन आज हम ये काम अकेले नहीं करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रंजीत राय। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने अपने स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो एक बहुत ही वास्ट सीवी हमारे सामने आया। आप लखनऊ के रहने वाले हैं और पढ़ाई के लिए आपका दिल्ली आना हुआ था, उसके बाद आपने डिप्लोमेसी में करियर बनाया, फॉरेन सर्विस ज्वाइन की और फॉर्मर प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के लिए भी आपने काम किया। और नेपाल की हिस्ट्री में जो सबसे टमल्टस इवेंट्स रही हैं, चाहे वहाँ भूकंप हो या वहाँ जब एक ब्लॉकेड का दौर आया जब हिंदुस्तान के खिलाफ अच्छा खासा वहाँ माहौल बना था, उस दौरान आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नेपाल में। अब भी आप डिप्लोमेसी के में एक्टिव हैं। यूनिटार यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं और जो पीस डिवीज़न है उनको आप एडवाइस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, हमारे साथ बहुत ऐसा कम होता है
कि इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेकर के, इतनी बड़ी बॉडी ऑफ वर्क एंड नॉलेज लेकर के कोई हमारे साथ यहाँ पे हो। तो नेपाल पर सीधे जंप करने से पहले हम चाहते हैं कि क्योंकि आपने एक बहुत लंबा टाइम दिया डिप्लोमेसी में अपने करियर को, तो 80s में जब आपने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की और अब जो आप हमारे डिप्लोमेटिक कोर को देख रहे हैं, जिस तरह के लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको? देखिए, काफ़ी तब्दीलियां होती हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। और जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, उस समय ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं थे स्टूडेंट्स के लिए। या तो आप पीएचडी करें पोस्ट ग्रेजुएशन करके, या फिर आप एमबीए करें, या फिर आप सिविल सर्विस ज्वाइन करें। तो काफ़ी हमारे साथ जितने लोग थे, काफ़ी लोगों ने पहले लेक्चररशिप की 1-2 साल, उसके बाद सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और सिविल सर्विस में आए। तो मेरा भी इसी तरह डिप्लोमेसी में और इंडियन फॉरेन सर्विस में आना हुआ। और अब जब मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया करियर है ये। और 30-40 सालों में इतना बदल गया है हमारा देश, दुनिया बदल गई है, इतना ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो गया है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होता है सोसाइटी के ऊपर, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चैलेंज ये है कि ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, उससे हम लोग कैसे फ़ायदा उठाएं अपने देश के लिए, अपने विकास के लिए। और आज की तारीख में जिस तरह के लोग आ रहे हैं सिविल सर्विस में, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वेरी कॉम्पिटेंट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माहिर लोग हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत एक सॉलिड बेसिस है हमारी सिविल सर्विसेज का, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के विकास के लिए। सर, जिस वक्त आपने सर्विस ज्वाइन की, आप तो खैर फिर भी दिल्ली आ चुके थे पढ़ाई के सिलसिले में और प्रीमियर संस्थानों से आपने पढ़ाई कर ली, स्टीफेंस कॉलेज से अगर मैं गलत नहीं हूँ, डी स्कूल में भी आप रहे और उसके बाद आप सर्विस में गए। लेकिन एक उस ज़माने में ये था कि फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के पीछे लोगों की एक वजह ये भी होती थी कि थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ी दुनिया देखेंगे, क्योंकि बहुत कम इस तरह के करियर ऑप्शंस होते थे जो आपको देश के बाहर ले जाते थे। अब जो लोग आ रहे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? अब लोग क्यों ज्वाइन करते हैं फॉरेन सर्विस और वो किस तरह का फिर काम लेकर के आते हैं? देखिए, मेरी पढ़ाई हिंदू कॉलेज में हुई थी और मैं लेक्चरर था सेंट स्टीवेंस कॉलेज में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। और मैं समझता हूँ कि जो सोशल बैकग्राउंड भी है, जो लोग अब सिविल सर्विस में आ रहे हैं, काफ़ी बदल गया है। आप 40-50 साल पहले देखें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, कुछ मेट्रोपॉलिटन टाउन्स थे, या उससे पहले जाएं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, पटना यूनिवर्सिटी थी, यहाँ के बच्चे ज़्यादा आया करते थे। अब आप देखेंगे तो ये सर्विसेज काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं और पूरे हमारे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो सोशल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, काफ़ी कुछ चेंजेस हुई हैं। और मुझे लगता है कि सर्विसेज जो हैं अब वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे देश का कॉम्पोजिशन और पूरी कंट्री का जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है सिविल सर्विस में। तो ये काफ़ी मेजर चेंजेस हुई हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चेंजेस हैं। सर, एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग जो लोग थोड़ा कम जानते हैं इंडियन डिप्लोमेसी और फॉरेन सर्विस जिस तरह काम करती है, सोचने में शायद वो उनके दिमाग में ये बात आए कि कोई पोस्टिंग अगर किसी को यूरोप में मिल जाए या नॉर्थ अमेरिका मिल जाए या जापान मिल जाए, जो उन्नत देश हैं, साउथ कोरिया, तो वो बहुत अच्छी होती होगी। लेकिन जब हमने आपके इंटरव्यू के लिए तैयारी की, तब हमें बात पता चली कि इंडिया का जो इमीडिएट नेबरहुड है, साउथ ईस्ट एशिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबसे छाट करके डिप्लोमैट्स को इन देशों में भेजा जाता है। तो आपके लिए जब आप सेक्रेटरी नॉर्थ भी रहे हैं और फिर बाद में आप एम्बेसडर भी रहे, तो जब आपको पता चला कि भाई सबसे बढ़िया पोस्टिंग तो नेपाल में मिलती है, तो उस चीज़ को आपने कैसे प्रोसेस किया? आपके दिमाग में किस तरह की? देखिए, अब आपको ये डिफाइन करना है कि बढ़िया की परिभाषा क्या है। देश के लिए बढ़िया या प्रोफेशनल चैलेंजेस के लिए बढ़िया तो वही होगा जो जिस पोस्टिंग में आपके बहुत चैलेंजेस हो, बहुत डाइवर्सिटी हो, बहुत स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स हो। और इस तरह का डायनामिक आपको केवल नेबरिंग कंट्रीज़ में मिलता है, क्योंकि जो
कनेक्शंस हमारे देश में और नेबर्स के साथ हैं वो और किसी देश के साथ तो हो नहीं सकते। तो सबसे चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग जो मैं समझता हूँ पोस्टिंग्स जो हैं इंडिया के नेबरहुड में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पोस्टिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे हम लोगों को हमारे लिए टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस इम्पॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ये विकसित कंट्रीज़ से ज़्यादा हमारा कोऑपरेशन है। तो जिस तरह का काम हमसे नेपाल में या बांग्लादेश या श्रीलंका में करते हैं थोड़ा सा फ़र्क होता है कंपेयर टू जैसे यूएसए हुआ या रशिया हुआ। तो हर पोस्टिंग का अपना महत्व है। मेरे व्यू से मुझे जो सबसे चैलेंजिंग लगा वो नेबरहुड ही था और मेरा जो करियर रहा उसमें काफ़ी नेबरहुड पे काम किया, नेपाल पे, भूटान पे। नेपाल में फिर एम्बेसडर भी बन के गया। तो काफ़ी लंबे अरसे मैंने काम किया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग, रिवॉर्डिंग, एनरिचिंग, दूसरे आप एक नेबरिंग कंट्री के कल्चर को इतनी अच्छी तरह समझें और प्रयास करें। और ये पोस्टिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे आप एक इम्पैक्ट भी कर सकते हैं, तो बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है। तो अलग अलग हैं अब रिक्वायरमेंट। अब जैसे अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि अमेरिका हो जाए या यूरोप हो जाए या कहीं ऐसी जगह जहाँ, तो लोगों का अपना अपना रवैया होता है। पर मेरा व्यू ये था कि नेबरहुड मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट्स हैं नेबरहुड में। और वैसे भी यूरोप में पोस्टिंग आपने शायद शुरुआत ही वियना से की थी, यूएन में भी आप परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे और उसके बाद आप एक सीनियर डेजिग्नेशन पे आने के बाद आप यहाँ पे आते हैं इमीडिएट नेबरहुड में। हमको ये बताइए सर कि एक जैसे हिंदुस्तान कैसे तय करता है कि एक पैकिंग ऑर्डर तो होता ही होगा कि हमारे पास में एक लिमिटेड एनर्जी है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, चाहे वो हमारे डिप्लोमेटिक कोर का साइज हो या उसकी कैपेसिटी हो। तो उसमें हमें तय करना है कि हमें एक्स कंट्री को कितना वेटेज, कितना टाइम, कितने रिसोर्सेज वहाँ पे लगाने हैं, वाई में कितने लगाने हैं, जी में कितने लगाने हैं। तो क्या कोई कोडिंग होती है? जैसे हमें बताया गया कि A स्टार, A B C C स्टार, ऐसे देशों को A B C स्टार तो लिविंग कंडीशंस के बेसिस पे कोडिंग होती है। इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे हमारी सबसे बड़े मिशंस जो हैं नेबरहुड में हैं। नेपाल का जो एम्बेसी है भारत का सबसे बड़ा मिशन है पूरी दुनिया में, भारत का इससे बड़ा मिशन कहीं भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक मतलब स्टाफिंग और इन सारी चीजें, जी पर्सनल स्टाफिंग और रिसोर्सेज अवेलेबल, तो ये अपने आप दर्शाता है कितना हम इंपॉर्टेंस देते हैं। बांग्लादेश को लीजिए, श्रीलंका को लीजिए, सारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो आप पैकिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो फर्क है। और ये जो सिग्निफिकेंस है ये इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ, पर्सनल, बजट, रिसोर्सेज, ये दिखाता है कि कितना महत्व हम देते हैं नेबरहुड को। और ये लिविंग कंडीशन वाला जो कोड है सर, ये A स्टार, A B C C स्टार, ये किस तरह से? इसमें कई क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस क्या हैं उस कंट्री में और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या हैं, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई फॉरेन लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इजी होता है, फॉरेन लैंग्वेज है तो मुश्किल होता है। तो इस तरह के क्राइटेरिया हैं। और सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, अगर वहाँ पे कोई सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है तो एक कैटेगरी मिलेगी, पीस स्टेबिलिटी है तो दूसरी कैटेगरी। इस तरह से ये लोग लिस्ट करते हैं। और ये बेसिकली एक ये सिस्टम है कि आप अपने पूरे करियर में एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ आपको A स्टार पोस्टिंग्स मिलेंगी, कुछ C स्टार मिलेंगी, कुछ बीच की मिलेंगी, ताकि जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है उनको लगे कि कोई यहाँ पे पक्षपात बिहेवियर नहीं हो रहा है, सब मतलब ऑब्जेक्टिव और कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिल रहा है। सर जब हम नेपाल की डिटेल में बात करें उससे पहले मुझे MEA की वर्किंग को लेकर के एक और चीज़ जाननी है। MEA में कुछ तो आप फील्ड पोस्टिंग्स हैं जो आपको, जैसे आप एम्बेसडर नेपाल थे तो आप गए थे काठमांडू, फिर आप 4 साल वहाँ पर रहे और फिर बीच बीच में या तो यहाँ से विजिट्स हो रही हैं या फिर आप ब्रीफ के लिए यहाँ दिल्ली भी आते रहे होंगे। फिर कुछ डेस्क्स हैं हमारी MEA में, वो डेस्क्स किस तरह से, वो किस आधार पे वो बनाई गई हैं और वो प्राइमरीली वो काम क्या करती हैं? आप खुद भी सेक्रेटरी नॉर्थ रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स? हाँ जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ था। पर 2 टाइप के डिविजन्स हैं। एक तो टेरिटोरियल डिविजन्स है, तो जो पूरा वर्ल्ड है उसको टेरिटरीज में बांटा गया है और कंट्रीज को ग्रुप करके ये टेरिटोरियल डिविजन्स हैं। कुछ फंक्शनल डिविजन्स हैं
जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डिवीज़न है या प्रोटोकॉल का डिवीज़न है या इकोनॉमिक रिलेशंस का डिवीज़न है, इस तरह के फंक्शनल डिविजन्स भी हैं। तो मैं जब नॉर्दर्न डिवीज़न जो था, वो भी नेबरिंग कंट्री के जो डिविजन्स हैं उनमें ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं हैं। आप अफ्रीका में डिवीजन हमारे लीजिए या यूरोप में लीजिए, उसमें आपको 10-15 कंट्री मिलेंगी एक डिवीज़न में। पर आप नेबरहुड वाली जो डिविजन्स देखेंगे, जैसे मेरा नॉर्दर्न डिवीज़न था, 2 ही कंट्रीज़ थी, नेपाल एंड भूटान। अगर आप उसमें चाइना भी नहीं, तो चाइना का अलग डिवीज़न है। उस चाइना के साथ उस वक्त मेरे ख्याल से जापान और कोरिया साथ में थे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनको आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है और इन डेप्थ रिलेशंस होते हैं उन कंट्रीज़ के साथ, इसीलिए उन पे फोकस ज़्यादा रहता है और बहुत कम कंट्रीज़ होती हैं इन डिविजन्स में। जो डिस्टेंट कंट्रीज़ हैं भारत से, जिनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं बट इतना एक एंगेजमेंट इस तरह का नहीं है जो नेबरहुड में है, तो वहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ कंट्रीज आर ग्रुप टुगेदर। तो इस तरह ये सिस्टम इवॉल्व होता है और ये कोई रिजिड नहीं है। जैसे अब इंडियन ओशन का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, तो एक नया इंडियन ओशन डिवीज़न बना, तो इस तरह चेंजेस भी होते जाते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो एक टेक्निकल टाइप का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक सेक्शन है। तो इस तरह ये इवॉल्व भी होता है, चेंज होता रहता है। एक आपने बात कहा कि हमारी जो सर्विस है, फॉरेन सर्विस, बहुत छोटी है, ये सही बात है, क्योंकि कहते हैं कि जितने न्यूजीलैंड में फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं उतने ही भारत में हैं, और कहाँ न्यूजीलैंड का साइज देखिए भारत का। और ये बड़े लोगों की शिकायत भी है कि जो चीन का उरूज हुआ है पूरी दुनिया में, उसके पीछे उनके डिप्लोमेटिक कोर की क्वालिटी भी है एंड ऑल्सो द साइज। मतलब जिस नंबर में उन्होंने पॉपुलेट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको भी एक बड़ा कारण माना जाता है जो उनकी सॉफ्ट स्किल डेवलप हुई है, और हम बहुत धीरे बढ़ रहे हैं उस। नहीं, ये बात सही है आपकी, नहीं बढ़ तो रहे हैं। और हमारी पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने बार बार हर साल जब बजट पे डिस्कशन होता है हमारे विदेश मंत्रालय का, वो कहते हैं कि साइज़ बढ़ाइए, और मेरे ख्याल से अब साइज़ बढ़ रहा है। तो पहले रिक्रूटमेंट बहुत कम होते थे, 8-10 लोग, हम लोगों के टाइम में 20 थे, अब मैंने सुना है 36, 38, 40 रिक्रूट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सरकार इस पे काफ़ी कॉन्शियस है इस बात के बारे में, और कार्रवाई भी कर रही है। और नेचुरली जो भी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बेसिस में करना पड़ता है। पर एक एनेक्डोटल एविडेंस आपको मैं देता हूँ कि देखिए, हमने अब वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक हमारा मिशन खुल गया है। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पहले कोई मिशन नहीं था, अब फिजिकल प्रेजेंस हो गई है। तो हमारा डिप्लोमेटिक आउटरीच डेफिनेटली बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने कुछ देर पहले भी बताया था कि लोगों को बहुत ही लग सकता है कि यूरोप या नॉर्थ अमेरिका बहुत तगड़ी पोस्टिंग्स होती हैं, लेकिन एमईए के लिए काठमांडू मैटर, श्रीलंका, ढाका, इस्लामाबाद, बीजिंग, इस तरह की पोस्टिंग्स पे बड़ा फोकस होता है। जब आप फाइनली काठमांडू गए, उससे पहले आप जेएस नॉर्थ रह चुके थे, क्या ब्रीफ था आपको कि आपको नेपाल जाकर के किस तरह के देखिए, मेरा ब्रीफ उस वक्त बड़ा क्लियर था। 2013 में मैं गया था, और उस टाइम की क्या परिस्थिति थी, माओइस्ट जो थे वो अपना जनयुद्ध लड़ चुके थे। 2006 में वो समझौता हो गया था, 2005 में भारत में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके बाद उसमें भी आपने काम कराया था जी। उसमें उसके बाद मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। तो उसके बाद एक संविधान सभा बनी थी कि नया अब जो है संविधान बनेगा, जिसमें ये जो समझौते हुए हैं माओवादियों के साथ और मधेसीज के साथ, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कि कई वजहों से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम पूरा नहीं कर पाई। फिर 2013 में दोबारा इलेक्शंस बुलाए गए सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और मैं नेपाल पहुंचा मेरे ख्याल से 2 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के। तो मेरा मैंडेट बड़ा क्लियर था कि हमें पूरी तरह नेपाल सरकार की सहायता करनी है कि ये इलेक्शंस सक्सेसफुल हों, फ्री, फेयर, पीसफुल एंड सक्सेसफुल इलेक्शंस हों, ताकि ये नया संविधान बने। और नया संविधान किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आंदोलन थे, इंसर्जेंसी थी, जिसमें 17,000 लोग मारे गए थे। और ये इंसर्जेंसी और आंदोलन कंक्लूड हुई थी अग्रीमेंट्स के साथ, जिन अग्रीमेंट्स में कई क्लॉजेस थे, और उन क्लॉजेस को नए संविधान में बटोरना था।
तो ये चैलेंज था उस वक्त का, और मेरा मैंडेट बहुत क्लियर था, टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस एंड वर्क विद द पार्टीज टू टेक दिस होल प्रोसेस फॉरवर्ड। सर, जिस तरह का इंडियन इंटरेस्ट या इंडियन हेल्प थी जब संविधान बन रहा था, और जिस शक्ल में संविधान बना, और वहाँ से लेके ब्लॉकेड तक के उस समय जो जो चीज़ें हुई हैं, उसने इंडियन हेल्प टू नेपाल को एक लोडेड फ्रेज बना दिया है कि आप हेल्प करने आते हैं या फिर आप यहाँ पे चीज़ें डिक्टेट करने आते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो काफ़ी अनप्लेजेंट थी उस ज़माने में। आपको क्या लगता है कि हमारी इंटेंशन को मिसरीड किया गया, या वाकई हिंदुस्तान से एक या दो चीज़ों में कुछ चूक भी हो गई? देखिए, आपको पहले तो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी भारत नेपाल संबंधों की। नेपाल एक 3 करोड़ आदमियों का देश है, पॉपुलेशन 3 करोड़ है, भारत की 145 करोड़ है, और नेपाल का बाउंड्री 3 तरफ से भारत है और नॉर्थ में हिमालय है। नेपाल का पूरा एक्सेस दुनिया के लिए थ्रू इंडिया है। तो और कल्चरली हम लोग काफ़ी सिमिलर हैं, नेपाल और भारत, बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती जुलती हैं। तो नेपाल में जो उनका रूलिंग क्लास है, जो शासन करते हैं लोग, उनको एक हमेशा रहा है कि नेपाल को भी कुछ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि भारत का रोल और इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त है नेपाल में। तो उसको बैलेंस करने के लिए कभी यूएसए, कभी चाइना, कभी यूरोपियन यूनियन, इस तरह के खेल चलते गए हैं। और क्योंकि भारत का इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस, 2/3 ट्रेड नेपाल का भारत के साथ है, इतना सिग्निफिकेंट है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, और भारत उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस में एक इशू बन जाता है। अभी हाल की घटना आपको मैं सुनाता हूं, जब ये राजावादी आंदोलन चल रहे थे, राजा को वेलकम किया गया, तो उस प्रोसेशन में योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी फोटो को लेके चले। और ये राजावादी लोग वही थे जो पहले हमेशा कहते थे भारत इंटरफियर कर रहा है, और वही लोग अब ये फोटो लेके ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत हमें सपोर्ट कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह का वहाँ पे हमेशा चलता है, और ये जो साइकोलॉजी है हमें अपने बिहेवियर में, अपने डीलिंग में फैक्टर इन करनी पड़ती है। तो जहाँ भी इस तरह की रिलेशनशिप होगी, फ्रॉम टाइम टू टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और उनको सुलझाना पड़ता है, बट फंडामेंटली जो रिलेशनशिप है वो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पे बिल्ट है। और मुझे लगता नहीं कि कोई और कंट्री जो भारत नेपाल संबंध है उसके तुलना में कोई और कंट्री हो ही नहीं सकता। ऑन द मार्जिन्स अलग अलग कंट्रीज अपना रोल प्ले कर रही हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी बात, आप नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक समय में इश्यूज को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बड़ा बवाल है, बड़ी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पर अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप देखेंगे कि भारत नेपाल रिश्ते जो हैं और सुदृढ़ होते गए हैं, और भारत की संलग्नता जो नेपाल के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हुई है, उसमें भारत ने हमेशा जन आकांक्षाओं का समर्थन किया है। भारत चाहे 1950 में जब राणा काल का अंत हुआ, या 1990 में जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई, माओइस्ट आंदोलन के बाद, मधेसी आंदोलन के बाद, भारत ने हमेशा पॉपुलर सेंटिमेंट, पीपल्स डिजायर्स को सपोर्ट किया है। बट इन दिस प्रोसेस नेचुरली जब आप लोगों की आकांक्षाओं को देख रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो रूलिंग एलीट है उनको लगता है कि भारत हमारे खिलाफ है या भारत नेपाल के खिलाफ है, तो उससे एक और डायनामिक शुरू होता है रिलेशनशिप में। तो नेबरिंग कंट्रीज में इस तरह का डायनामिक हमेशा रहेगा। आप देख लीजिए श्रीलंका में, मालदीव्स में, बांग्लादेश में, तो ये हमें मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप ना हो, और जो हमारा कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन है उसको हम फोकस करके और बढ़ाएं। यही चीज़ आपने प्राइम मिनिस्टर को समझाई थी जब आपकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपकी किताब है काठमांडू डायलेमा, इसका पहला चैप्टर में वो इंसिडेंट लिखा हुआ है कि why do they hate us, यही उसका नाम है। Why do they not like us? Why do they not like us? I'm sorry, I stand corrected। तो
प्राइम मिनिस्टर भी शायद इसी तरह की कोई चीज़ जानना चाहते होंगे कि भाई अगर इतने अच्छे संबंध है, इतना ग्रांट वहाँ पे जा रहा है, इतने सॉफ्ट लोन्स हम दे रहे हैं, एयरपोर्ट हम बना के दे रहे हैं, डैम्स हम बना रहे हैं, लेकिन गाली भी हम ही खा रहे हैं, तो आपने उनसे तब क्या कहा था? तो यही मैंने तो किताब में आपने नहीं लिखा? जी नहीं, यही मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह की रिलेशनशिप है। उनका सवाल जो मेरे से था, अर्थक्वेक में हम लोगों ने बहुत मदद की नेपाल की। मुझे लगता है कि किसी और कंट्री में इतनी मदद 65 उस रनवे में दरार आ गई। त्रिभुवन इंटरनेशनल पे जो रनवे है जहां पे हमारी C-17 उतरते थे एयरफोर्स के, इट क्रैक्ड। इतने हमने प्लेन्स भेजे थे, प्लेन लोड्स भेजे थे मेडिकल सप्लाईज के और मैन एंड मटेरियल के, और तब फिर कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। तो ये बात फैक्चुअली करेक्ट है कि हमने बहुत हेल्प, बट लकीली दरार नहीं आए, क्योंकि अगर दरार आते तो प्लेन लैंड ही नहीं कर पाते। बट जब ये हमने इतना ही सामग्री दी नेपाल को, उसके बाद क्या हुआ, इसमें मैं थोड़ा सा अब हमारी जो मीडिया है उसको भी दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि मीडिया हमारी बहुत पहुंची काठमांडू कवर करने के लिए, और क्या होने लगा कि वो जो हेलीकॉप्टर्स रिलीफ मटेरियल लेके जाते थे उसमें कोई हमारा जर्नलिस्ट होता था, तो इंडिया में ये स्टोरीज आने लगी, देखिए इंडिया इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, और कहीं ना कहीं नेपाल में ये लगने लगा कि जैसे कि इंडिया ही सब कुछ कर रहा है, नेपाल की सरकार कुछ नहीं कर रही। तो इससे काफ़ी वहाँ पे इरिटेशन भी हुआ। और दूसरी चीज़ देखिए, वहाँ पे क्या होने लगा, कहने लगे कि भारत की सेना आ गई है, ये जाएगी नहीं, भारत ने त्रिभुवन एयरपोर्ट ले लिया है, ये छोड़ेंगे नहीं, भारत जो है जो सामग्री भेज रहे हैं इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस तरह के जो एक वहाँ पे एक ये तो खैर हिस्ट्री है, बट एक बड़ा तबका जो लीडरशिप का है, खासतौर काठमांडू वैली में, उन्होंने इस तरह की राष्ट्रीयता का आह्वान किया है जो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई है। तो उसको हम लोग भारत विरोधी राष्ट्रवाद कहते हैं, और इसके रीजंस हैं, मैंने किताब में भी एक्सप्लेन किया है। 1960 से चल रहा है, और इसमें राजावादी लोग और जो कम्युनिस्ट हैं इनकी संलग्नता है इस टाइप की नेशनलिज्म में। बट जो आम जनता है नेपाल की पूरे कंट्री में, उनको वो तो उनका रिलेशनशिप भारत से, भारत के लोगों के साथ बहुत अच्छा है। स्मॉल ग्रुप है ऑफ द एलीट, और उनका प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस इज मच लार्जर देन द नंबर्स who carry this narrative forward. आप एलीट्स कह रहे हैं सर, लेकिन जैसे अभी हम जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, ऑफिशियली वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो नहीं कहा, लेकिन वहाँ के मिनिस्टर्स हों, कैबिनेट के लोग हों या वो अधिकारी हों, वो बहुत वोकल हैं अभी के प्रोटेस्ट को लेकर के कि ये सब इंडिया के इशारे पर हो रहा है। देखिए, ये हमारे विदेश मंत्री ने तो डिनाई किया है ऑब्वियसली। उनकी फॉरेन मिनिस्टर आई हुई थी यहाँ पे, मिसेस देउबा, रायसीना डायलॉग में उन्होंने डायरेक्टली पूछा, और ईएम ने तो कैटेगोरिकली डिनाई किया है। तो क्या है ना, हम लोग भी डेमोक्रेसी हैं। नेपाल में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े नॉस्टैल्जिक हैं कि राजा आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र आना चाहिए पर राजा तो ठीक नहीं था, तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के साथ हिंदू होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, खासतौर जो कम्युनिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी ही सही है, जो हमने 2015 के संविधान में किया था। इसी तरह भारत में भी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये नॉस्टैल्जिया है। उनको लगता है कि ये विश्व हिंदू सम्राट थे, राजा वहाँ के, एक ही तो हिंदू देश था। बट भारत सरकार की जो नीति है वो तो बहुत क्लियर है कि ये मामले जो हैं ये नेपाल को तय करने हैं, नेपाल को डिसाइड करना है। और एक मैं कॉन्टेक्स्ट आपको ये भी देना चाहता हूँ कि देखिए, जो संविधान है ये एक बहुत सेंसिटिव और सीरियस निगोशिएशंस और कॉन्फ्लिक्ट के बाद आया है, और ये कोर इश्यूज हैं संविधान के, संघीयता है या रिपब्लिकनिज्म है या सेक्युलर या वर्सेस हिंदू राष्ट्र है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है या इंक्लूजन है। ये सारे इश्यूज जो हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के बाद से आए हैं, और हमने देखा कि कितने लोगों की जान गई थी बिफोर ऑल दिस वाज डिसाइडेड। तो ये ही इश्यूज अगर दोबारा खुलेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि फिर से टेंशन होगा सोसाइटी में,
और भारत के लिए अगर नेपाल में कॉन्फ्लिक्ट होगा या टेंशन होगा, भारत के हित में नहीं है। हमारा ओपन बॉर्डर है और अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी तो हम लोगों के लिए वल्नरेबिलिटीज बढ़ती हैं, क्योंकि इस तरह के माहौल में जहाँ इंस्टेबिलिटी है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी बाहरी शक्तियाँ कूदती हैं और एडवांटेज लेती हैं, जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, नेपाल के इंटरेस्ट में भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी बताया, नेपाल में ऐसे फोर्सेस हैं जो यूज़ करना चाहते हैं। भारत के किसी लीडर का नाम लगा दिया या पिक्चर लगा दी कि देखिए भारत सपोर्ट कर रहा है, तो भारत ने तो क्लियरली कह दिया है कि भारत सरकार का सपोर्ट नहीं है। हाँ, अगर इंडिविजुअल्स हैं या कुछ संस्थाएं हैं, उनका क्या व्यूज़ है वो अलग बात है, पर जहाँ तक भारत सरकार का बहुत क्लियर व्यू है, जो मेरा एनालिसिस है और असेसमेंट है, हालांकि मैं सरकार में तो नहीं हूँ अब। सर, हिंदुस्तान के लिए किस तरह का नेपाल ठीक होगा? मतलब ये आपने एक से ज़्यादा बार कह के बताया कि ये नेपाली लोगों को तय करना है कि वो राजशाही में खुश हैं या वो हिंदू राष्ट्र में या सेक्युलर डेमोक्रेसी में खुश हैं। वो एक ऐसा फैसला है जो वो मुल्क अपने लिए तय करेगा। वो हमारे नेबर हैं तो ठीक है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो जिस भी तरह से चीज़ें डिसाइड करते हैं। इंडिया के लिए कैसे नेपाल से डील करना ठीक होगा? क्योंकि जैसे जो आलोचक हैं वो लोग इस चीज़ को कॉल आउट करते हैं कि इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डील करता है। हमें एक मोनार्की पसंद है इन भूटान, लेकिन हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेसी रहे नेपाल में। और इसी तरह वो बाकी नेबर्स के बारे में भी एक बड़ा रनिंग जोक है जिसका मैंने एक छोटा हिस्सा आपको बताया। तो हमारे लिए कैसे नेपाल से डील करना ईजी? देखिए, हर कंट्री का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फ़र्क होता है, और ये बात आपने सही कही कि इन भूटान वी सपोर्ट द मोनार्की बिकॉज दैट इज़ व्हाट द पीपल ऑफ भूटान वांट। भूटान की जो मोनार्की है वो लोग बिल्कुल रिवियर करते हैं, लव करते हैं। नेपाल की मोनार्की बिल्कुल फ़र्क टाइप की मोनार्की थी, और 1960 से हमने नेपाल की मोनार्की को देखा है। और जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया है, कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिस्ट फोर्सेस और मोनार्की की साठगांठ रही है। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा 2005 में एक्स किंग ज्ञानेंद्र ने जब पूरी सत्ता कब्जा कर ली, अपने हाथ में ले ली, उसके बाद सार्क समिट हुआ नवंबर में 2005 में ढाका में। उस समिट में नेपाल प्रपोजल लाया कि चाइना को सार्क का मेंबरशिप मिलना चाहिए, जानते हुए कि इसमें भारत को कंफर्टेबल नहीं होगा, आपत्ति होगी। तो इसीलिए ये गेम जो है बैलेंसिंग का, सो कॉल्ड चाइना कार्ड एटसेट्रा, ये वहाँ का ट्रेडिशन चला आ रहा है और ये कहीं जाने वाला भी नहीं है, ये रहेगा। और हम लोगों को ये एक चैलेंज है किस तरह हम इससे डील करेंगे। क्या वजह लगती है सर आपको जो इंस्टेबिलिटी हम वहाँ पे देख रहे हैं नेपाल में, उसके पीछे? क्योंकि आप देखिए, एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट होता है, उसमें कुछ मेहनत आपकी भी थी, सब लोगों को यहाँ दिल्ली बुला करके बैठाया गया, समझाया गया कि आप इस तरह से सोल्यूशन की तरफ जा नहीं पाओगे, यू हैव टू सिट, यू हैव टू डिस्कस, और एक सोल्यूशन के साथ में आपको उससे बाहर आना है, अदरवाइज ये तो चलता रहेगा। इंडिया के बहस पे वो एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग बनाते हैं, इंडियन हेल्प आती है या इंडियन इन्फ्लुएंस आता है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बनता है। एक लोगों की रीडिंग ये है कि 12 पॉइंट एग्रीमेंट के टाइम पे जितनी बातें की गई थी और जितने प्रोमिसेस थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर कभी कर ही नहीं पाया, और इसीलिए हम ये स्थिति वहाँ पे देख रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाता है। गठबंधन में आप समझ नहीं पाते हैं कि ऑपोजिशन में कौन है, रूलिंग पार्टी कौन है। कभी दोनों साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, कभी एक दूसरे के वो लोग बाल खींच रहे हैं। और इंडिया के लिए वो एकदम वो बंदर कूदने का खेल बन गया है कि एक लीडर के साथ हम बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इनके साथ हम थोड़े से कम कंफर्टेबल हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये नेपाली कांग्रेस से आते हैं। देखिए, आपने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है, मैं कोशिश करता हूं जवाब देने का। एक तो हमें जो भी सरकार नेपाल में है उसके साथ काम करना है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो नेपाल में है बहुत क्रिटिकल हैं। तो हमें ये लग्जरी नहीं है कि इस लीडर को, ये लीडर हमें पसंद नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। तो जो भी वहाँ की सरकार होगी उसके साथ काम करना है। दूसरा, जब ये संविधान बना और माओइस्ट इंसर्जेंसी, मधोसी आंदोलन के बाद, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि शांति आएगी, विकास आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और वो नहीं हो पाया है। और उसके कई वजह हो सकते हैं। आप अगर कुछ वजह बताना चाहें। एक वजह ये भी हो सकती है कि संविधान जो था एक कॉम्प्रोमाइज़ था। तो जो अग्रीमेंट किए गए थे 2006 में और 2008 में माओइस्ट और मधेसियों के साथ, उनसे थोड़ा सा पीछे हटा गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया।
दूसरा, एक ये भी कहना है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाए हैं, वहाँ का मिक्स सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट भी है जैसे भारत में है और प्रोपोर्शनल भी है। तो इन दोनों सिस्टम्स की वजह से वहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार ही नहीं बन पाती, तो कोalition ही चाहिए हमेशा। और वहाँ का पॉलिटिक्स काफ़ी फ्रैगमेंटेड है, 3 बड़ी पार्टीज हैं, 2 छोटी पार्टीज हैं रिलेटिवली, और फिर और बहुत सारे फोर्सेस हैं, और आपको ये जोड़ तोड़ जब करना पड़ता है सरकार बनाने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कुछ सरकारों में 4-4, 5-5 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स बनाने पड़ते हैं, एक एमपी है या 2 एमपी की पार्टी है, उसके लीडर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स चलती आई है जिसकी वजह से ये इंस्टेबिलिटी रही है, और फिर कुछ इंटरपर्सनल डिफरेंसेस हो जाते हैं, कोलिशन बदल जाता है। तो जो कोलिशन नेपाल में है वो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है। आज का जो कोलिशन है वो तो कोई पहले कोई इस टाइप का कोलिशन की भाजपा और कांग्रेस इकट्ठी हो जाए भारत में, इस टाइप का कोलिशन है नेपाल में। तो एक तो ये इशू है, और कल ये अगर कोलिशन का अलाइनमेंट चेंज हो रहा है तो दूसरा कोलिशन बन सकता है। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि वहाँ पे विकास जिस गति से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, बहुत पलायन हो रहा है। 1/3 नेपाल की जनता, मतलब 1 करोड़ बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कोई नौकरियां ही नहीं, साधन नहीं है। तीसरा है वहाँ करप्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत एक निराशा, एंग्विश, एंगर आ गया है। और चौथा, अगर आप वहाँ देखेंगे कि यंग कंट्री है, एवरेज एज वहाँ 24-25 साल है, लीडरशिप काफ़ी ओल्ड है, और जो अभी के एस्टैब्लिश लीडर्स हैं 4-4, 5-5, 6-6 दफ़े प्रधानमंत्री बन चुके हैं सारे लीडर्स। तो सब, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एक बार फिर इन्हीं में से कोई बनेगा तो कोई नया डेवलपमेंट होगा, कोई डायनामिज्म आएगी सोसाइटी में। इसकी वजह से नए फोर्सेस उभर के आ रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी उभर के आई है यंग लोगों की। एक बालेन शाह जो काठमांडू का मेयर है, वो रैपर है, वो आज की तारीख में मे बी ही इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन नेपाल। और तीसरा जो राजावादी ग्रुप है, अब वो लोग बेसिकली इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, ये जो एंगर है, बाय सेइंग कि देखिए राजा के टाइम में स्टेबिलिटी थी, काफ़ी अच्छा था, हमारी आइडेंटिटी थी, राजा था, हिंदू राष्ट्र था, विकास हो रहा था। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी नेपाल में एक तनाव है। क्या लगता है आपको, ज्ञानेंद्र के इर्द गिर्द बहुत बातें वहाँ पे हो रही हैं, राजा रहे हैं वहाँ के, क्या चुनाव लड़ेंगे ये? आपका गट फीलिंग क्या है? मुझे तो नहीं लगता। हालांकि वहाँ के जो नेतागण हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने सबसे कहा है कि अगर आप लीडरशिप पोजीशंस चाहते हैं नेपाल में तो आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के आप आइए, 2/3 आपका बहुमत आएगा तो आप संविधान बदल डालिए, और फिर राजतंत्र लाना चाहें तो ले आइए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई डेवलपमेंट होगा। और ये जो राजा के लिए सपोर्ट है, कुछ तो ट्रेडिशनल फोर्सेस हैं रॉयलिस्ट, वो इतने लंबे बट इसमें यंग लोग भी जुड़े हैं, काफ़ी यंग लोग जिनकी उम्र है 20 से 30 साल। क्योंकि देखिए राजतंत्र 2006 में समाप्त हुआ, 2008 में फॉर्मली गया, तो लोगों को याद नहीं है क्या हुआ था पहले, और एक ये नॉस्टैल्जिया सा है, और यंग लोग हैं पर कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं। मैं ये नहीं समझता कि अगर सिचुएशन इम्प्रूव होगी, विकास होगा, जॉब्स होंगी, करप्शन को एड्रेस किया जाएगा, यंग लीडरशिप उभर के आएगी, तो राजा का जो अभी थोड़ा बहुत हम सपोर्ट देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। और दूसरी बात, पिछले इलेक्शन में जो राजावादी पार्टी है वो नंबर 5 पोजीशन पे आई, उसके 5-5.5% वोट आए, और कुल 14 सीट आई 275 में से। हालांकि उससे पहले वाले इलेक्शन से बढ़ा था, उससे पहले वाले इलेक्शन में 1 सीट थी, तो बढ़ा है सपोर्ट, बट मुझे नहीं लगता कि इतने मैग्नीट्यूड का है कि कोई सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट होगा। एक और नेपाल स्पेसिफिक मेरा सवाल है सर, फिर हम इंडो नेपाल रिलेशंस पर आ जाएंगे। आपको कोई वे आउट नज़र आ रहा है जो नेपाल में अभी केओस है, पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, कि अगर ये 2-3 चीज़ें हम हिट करते हैं या नेपाली लोग इन 2-3 चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो चीज़ें अब थोड़ी सी सुधर सकती हैं? वरना जिस तरह का विखंडन हमको वहाँ दिख रहा है वहाँ के पॉलिटिक्स में, ये तो वैसा ही है कि एक और अब मोमेंट ऑफ रेकनिंग
आने वाला है? मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए नेपाल में। देखिए, यंग कंट्री है, यूथफुल कंट्री है, यूथ के एस्पिरेशंस हैं, दुनिया भर में नेपाली लोग काम कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं और देशों में कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है, नेपाल में क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर वहाँ की सरकार इन इश्यूज़ पे फोकस करेगी, डेवलपमेंट इश्यूज़ पे, और टैकलिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, तो स्टेबिलिटी आएगी। बट अगर वही बिजनेस एज यूजुअल चलता गया, तब मुझे लगता है कि जिस तरह की स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी वो चाहते हैं, उसको अचीव करने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है सर, इंडो नेपाल, अब सारे सवालों में नेपाल भी होगा, हिंदुस्तान भी होगा, क्योंकि हम नेपाल में पॉलिटिकल केओस की बात कर रहे थे। नेपाली एलीट लगातार इस चीज़ को पब्लिकली कहते हैं, उनकी राइटिंग्स में ये चीज़ दिखती है कि हिंदुस्तान ने, जिसने संविधान बनाने में वहाँ मदद की, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को उतना सपोर्ट नहीं किया जितना माओइस्ट को किया था एक ज़माने में। देखिए, ये जो मैं आपको भारत विरोधी राष्ट्रवाद की बात कर रहा था ना, ये इसी का एक रिफ्लेक्शन है। और जब ये माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही थी तो नेपाल में राजा का रूल था, और उस टाइम नेपाल से खबरें ये आती थी कि ये माओइस्ट को तो हिंदुस्तान ने क्रिएट किया है, हिंदुस्तान ने पनाह दी है, हिंदुस्तान नेपाल में कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी चाहता है, इस तरह की चीज़ें हुई। जबकि हमारी नीति उस वक्त बड़ी साफ थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। ये तो जब वहाँ के राजा ने निरंकुश सत्ता अपने हाथ में ली, तब जो है उन्होंने कहा कि मैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को भी समाप्त करूंगा और माओइस्ट को भी मिलिट्री मीन से समाप्त करूंगा। उनको समझाने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से बहुत समझाने की कोशिशें हुई, और वो जो होता है ना, टू लिटिल टू लेट, उसी टाइप के इश्यूज होते गए। और जब राजा का क्या हुआ कि दोनों फोर्सेस, माओइस्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लगा कि ये तो राजा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, तो वो दोनों फोर्सेस इकट्ठे आए, और जो ये 12 बूंदे समझौता हुआ, भारत का समझौता नहीं है, वो हुआ दिल्ली में, बट ये एक कंप्लीटली ओन्ड एंड ड्रिवन बाय द नेपाली फोर्सेस, नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज एंड द माओइस्ट्स। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस समझौते में ये नहीं था कि राजतंत्र का अंत होगा, उसमें ऑटोक्रेटिक मोनार्की का लिखा था कि ये नहीं होगा। राजतंत्र का अंत हुआ क्योंकि उसके बाद जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, और खासतौर जो डिसीजंस उस समय के राजा ने लिए, उसकी वजह से अंत हुआ। सर, इंडो नेपाल रिलेशंस की जब भी वहाँ बात होती है नेपाल में, तो हमें देखते हैं कि चाहे वो इमीडिएट कोई इशू हो, या आज से 10 या 20 साल पहले की कोई बात हो जब आप राजशाही और 12 बिंदु समझौते की बात कर रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल त्रिभुवन जी के टाइम पे चले जाएं, कभी भी हम किसी भी पीरियड से आप बात शुरू करेंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो उसको ट्रीटी ऑफ सगौली पे लेकर आ जाती है। एक हिस्टोरिक रिजेंटमेंट है नेपाली लोगों में कि सगौली में जो संधि हुई थी, जो अंग्रेज शासन ने नेपाल के राज परिवार के साथ में की, उसमें नेपाली इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा गया था, और हिंदुस्तान ने उसी संधि को कंटिन्यू कर लिया, जिससे नेपाल का अहित हुआ। क्या ये बात फैक्चुअली सही है? क्या इस बात का कोई आधार भी है? देखिए, ये थ्योरेटिकल मामला है। वो संधि हुई थी एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद, और नेपाल वो वॉर हारा था, उस बेसिस पे वो सुगौली समझौता हुआ। और वो संधि है जो हमारे आज के जो बॉर्डर्स हैं उनको डिसाइड करती है, तो उसको रीओपन करने का कोई सवाल ही नहीं है, ना नेपाल चाहता ना भारत चाहता। क्योंकि देखिए, अगर आप ये पुराने समझौते जो भी हैं, अगर उनको आप खोलने लगेंगे तो बहुत वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट होगा पूरी दुनिया में। अफ्रीका का मैप आप देखें, सारी स्ट्रेट लाइन बाउंड्रीज हैं अफ्रीका की। आप अफ्रीकन कंट्रीज की बाउंड्रीज अगर देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, दे वर ऑल मेड ऑन अ मैप। वो यूरोप वालों ने बैठ करके, यूरोप वालों ने इंपीरियलिस्ट बना दी, और वही लोग इधर भी हो गए उधर भी हो गए लाइन के। तो अफ्रीकन यूनियन का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि ये बाउंड्रीज जैसी भी हैं, इनको हम रीओपन नहीं करेंगे। तो अब ये समझौता जो है, इसको रीओपन करने का सवाल ही नहीं है। बट आज की तारीख में क्या हुआ है कि ये बाउंड्री डिस्प्यूट हमारी बहुत फ्लेयर अप हो गई है, क्योंकि नेपाल ने कहा है कि सुगौली संधि के तहत हमें इतनी टेरिटरी और मिलनी चाहिए।
जो बिल्कुल बेबुनियाद है और जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने 1817 में रिजेक्ट कर दिया था। और ये इशू जो अब उठा है, ये अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटी इंडिया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और ये इसलिए उठाया गया क्योंकि उस समय सरकार हिल रही थी और उन्होंने सोचा कि एक राष्ट्रवादी मुद्दा है, इस पे हमें सपोर्ट मिलेगा और इससे हमारी सरकार बची रहेगी, और इसी तरह ये मुद्दा उठा। और अब ये एक बहुत जटिल मुद्दा हो गया है क्योंकि 2/3 बहुमत से वहाँ के संविधान का संशोधन हुआ है। तो अगर हम बातचीत करना भी चाहें नेपाल के साथ, कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम बातचीत करके किसी फैसले पे पहुंचेंगे उनकी पार्लियामेंट को ये मान्य होगा 2/3 मेजॉरिटी से। तो ये बहुत जटिल मुद्दा बन गया है। नहीं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अब कोई पीछे हटना नहीं चाहता है। मतलब स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। हमने देखा नेपाल में बात हुई कि अब 100 रुपये के नोट पे अब वो नया मैप छापने की बात कर रहे थे, नेपालीज जो करेंसी है उसके ऊपर, जिसमें वो नया मैप हो जिसमें आपके लिपुलेख और लिम्पियाधुराई ये सारी चीज़ें वहाँ इंक्लूड की जाएंगी। और उस चीज़ का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिल्ली से आया। खुद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आप अपनी करेंसी पे कुछ भी छाप सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दिस वुड अमाउंट टू कार्टोग्राफिक अग्रेशन। मतलब वो एक तरह से यही कह रहे थे कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल नेबर हो। तो आपको क्या लगता है कि ये इन चीजों में मतलब कोई वे आउट है? देखिए, इनमें वे आउट इवेंचुअली तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि बातचीत करके ही वे आउट निकलेगा इस टाइप के इश्यूज पे। वैसे तो वहाँ के अभी के जो प्रधानमंत्री ने, एक पुराने ज़माने में उन्होंने ये भी कहा था कि श्री राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, जो नेपाल में है, जो भारत में नहीं है। या योग जो है उसका डिस्कवरी, और गौतम बुद्ध को लेके भी लड़ाई चल रही है, इस तरह की चीजें। तो ये देखिए, ये चीजें हैं, इरिटेंट्स हैं, बट इन पे इतना ज्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए। और जो सब्सटैंटिव इश्यूज हैं, जैसे बाउंड्री का बहुत सब्सटैंटिव इशू है और इसको, ये बहुत जटिल है, इतना आसान होने वाला नहीं है, बट इवेंचुअली तो बातचीत ही करके ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को, जैसे मैं सुगौली संधि के बारे में अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि एक जो नेपाली नॉस्टैल्जिया है उस चीज़ को लेकर के, वो ऐसा ही है कि वो उनके लिए इक्वल टर्म्स पे हुई नहीं थी। और वो ऑब्वियस भी था क्योंकि वो लड़ाई हारने के बाद जो आपको ट्रीटी करनी पड़ेगी उसमें ऑब्वियसली आप नंबर 2 ही रहने वाले हो। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को लेकर भी वहाँ पे इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए, वहाँ से तो प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, लेकिन यहाँ से किसने किया? एम्बेसडर जो हिंदुस्तान के उस वक्त थे, यहाँ से थोड़ी प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने आकर के वहाँ दस्तखत किए थे। वो उस ट्रीटी को भी कहते हैं कि इसमें नेपाल दूसरे दर्जे का मतलब एंटाइटी है। आपको ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को लेकर भी ऐसा लगता है? तो आपने 2 ट्रीटीज का जिक्र किया, मैं एक ट्रीटी का और जिक्र करता हूं जो बीच में आती है, 1860 की संधि। 1860 की संधि 1857 में जो यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसमें गोरखा फौज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। और ख़ासतौर लखनऊ में ये जो 1857 का है बेगम हजरत महल और उस टाइम पे, तो उसको सप्रेस करने में, तो इन ग्रैटिट्यूड फॉर दिस 1860 में 4 डिस्ट्रिक्ट जो उस वक़्त अवध के थे वो नेपाल को वापस दिए गए, तराई के। उसको आज तक वहाँ पे नया मुल्क कहा जाता है 1860 में। तो 1816 सुगौली से नेपाल नाराज था। 1860 में उसको कॉम्पेंसेट किया गया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स वापस देकर। अब आइए 1950 की संधि में, और 1950 की संधि में नेपाल, जैसे आपने कहा, अनइक्वल ट्रीटी है, पर जो मैं नहीं कह रहा हूँ सर, दरअसल हम ये जानते हैं कि ये इंटरव्यू देखा जाएगा नेपाल में भी। वहाँ पे हिंदी बहुत इजीली लोग समझते हैं, तराई में तो समझते ही हैं, हिल ट्रैक्स में भी लोग समझते हैं। तो ये जिन चीज़ों की वजह से कॉन्टेक्स्ट खराब हो जाता है इंडो नेपाल रिलेशंस का, हम उन चीज़ों को एक करियर डिप्लोमेट के साथ बैठ के हम वो सारी चीज़ें ना रिजॉल्व करना चाहते हैं कि जी। 1950 ट्रीटी का कॉन्टेक्स्ट देखिए, उधर चाइना में माओइस्ट आ गए थे 1949 में, 1950 से तिब्बत को कैप्चर करने में लगे हुए थे। इधर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। गोरखा और राणा शासन का अंग्रेज़ों के साथ बहुत बढ़िया साठगांठ थी।
और भारत सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पे, तो वो भी अनईजी थे, और ख़ासतौर जो चाइना में कम्युनिस्ट आ रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है 1950 ट्रीटी का। अब हम लोग 2025 में बैठे हैं, 75 साल हो गए हैं। तो नेपाल का कहना है कि देखिए अब दुनिया बदल गई है, हमारे देश बदल गए हैं, तो अब ये ट्रीटी को भी रिव्यू करना चाहिए। भूटान ने भी हमसे यही कहा, भूटान के साथ 1949 की ट्रीटी है, तो भूटान के साथ हम लोगों ने निगोशिएट करके नई ट्रीटी बनाई। नेपाल के साथ भी हमने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे वहाँ पे फर्स्ट विजिट 2014 में, साफ साफ उन्होंने कहा कि रिनेगोशिएट कर कि आप लोग क्या चाहते हो, आप इसको अमेंड करना चाहते हो, आप इसको एब्रोगेट करना चाहते हो, आप कोई नई ट्रीटी चाहते हो, जो भी आप चाहते हो हम आपसे मिल बैठ के डिस्कस करके सॉल्यूशन निकालने में सहमत हैं और तैयार हैं। तो बातचीत के ज़रिए से हम करेंगे। बट एक पॉइंट जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी भी ट्रीटी में दोनों पक्षों के इंटरेस्ट को नज़र में रखना पड़ेगा। अगर ट्रीटी में एक ही साइड का इंटरेस्ट होगा, दूसरे का नहीं होगा, जैसे जो कहते हैं ना चेरी पिकिंग, हमारे लिए जो फायदेमंद है हम वो रखेंगे, दूसरा हम नहीं रखेंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो दोनों साइड के इंटरेस्ट और कंसर्न्स को मद्देनजर रख के किस तरह का अमेंडमेंट किया जा सकता है या जो भी नेपाल करना चाहे, भारत उससे सहमत है और एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का मैकेनिज्म भी है। बट उसकी कोई मीटिंग्स ही नहीं हुई है, तो मैं समझता हूं कि अब ये इस पे चर्चा शुरू हो जानी चाहिए दोनों सरकारों के बीच। सर एक फंक्शनल बेसिस पे आप देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में हमें सुनने वाले को तो यही लगेगा इंडिया में कम से कम कि नेपाल का फायदा ज्यादा है। एक राइट टू वोट आप छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें उनको मिल रही हैं, क्योंकि वो सिटीजन नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो यहाँ के घर बना सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं, वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अग्निवीर की वजह से थोड़ी उसमें खलिश आई है, बाकी वो जो चाहें अपना वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान ला सकते हैं, उसके लिए उनको कोई स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा फ्री एंट्री है, ओपन बॉर्डर आपकी है। तब फिर किस तरह का ऐतराज़ है, वो क्यों अनइक्वल मानते हैं? अनइक्वल मानते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी क्लॉजेज, और सिक्योरिटी क्लॉजेज में थोड़े कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं विथ रिगार्ड टू इम्पोर्ट ऑफ आर्म्स एंड इक्विपमेंट, और कुछ इश्यूज हैं रिलेटिंग टू फॉरेन पॉलिसी की जहाँ पे कंसल्टेशंस होंगे। तो वो जो आपने कहा ना कि वो लोग कहते हैं कि आपकी तरफ से एम्बेसडर ने साइन किया, हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर, ये अनइक्वल है, वो तो कहने की बात है। बट जो मेन इश्यूज हैं वो फ़र्क हैं, और मैं समझता हूँ कि इतना ये डिफ़िकल्ट इश्यूज नहीं हैं, ये बातचीत करके रिजॉल्व हो सकते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि बातचीत होती क्यों नहीं है। अल्टीमेटली तो बातचीत ही करके होगा। जब एक साइड जो है खुश नहीं है इससे, तो फिर दूसरी साइड को, और दूसरी साइड अग्रीएबल है कि हाँ बातचीत करेंगे, तो करनी चाहिए बातचीत। क्या वजह लगती है आपको, आपका गट फीलिंग क्या है कि बात क्यों नहीं हो पाती है? नेपाल की शिकायत तो ये है कि इंडिया का फोकस मधेश पे जब थोड़ा कम हो जाएगा तब हम शायद ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ओपन बॉर्डर्स हैं हमारे, और जो ओपन बॉर्डर हमारा तराई में मधेश के साथ है, और उधर महाकाली में सुदूर पश्चिम के साथ, और इधर ईस्ट में तेराथुम और इलाम, इधर सिक्किम, दार्जिलिंग, और नीचे बंगाल के साथ। तो नेचुरली जहाँ पे ओपन बॉर्डर होगा तो एक बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस कोऑपरेशन चाहिए, बहुत बढ़िया कोऑपरेशन बिटवीन बॉर्डर फोर्सेस चाहिए, ताकि कोई दिक्कतें ना हो। और ओपन बॉर्डर एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है हमारे रिलेशनशिप का, क्योंकि रिलेशनशिप हमारी जो है ये सरकारों के बीच की रिलेशनशिप नहीं है, सरकारें बनने पहले से ये रिलेशनशिप है। हमारे देश मतलब मॉडर्न नेशन स्टेट बनने से पहले की ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप हमारी बेसिस है, फाउंडेशन है दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप की। तो मैं समझता हूँ ओपन बॉर्डर का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। कभी कभी क्या होता है, ओपन बॉर्डर को लोग मिसयूज कर लेते हैं, तीसरी शक्तियां आके कर लेती हैं, जैसे हमने देखा है। इसीलिए अच्छी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन चाहिए और खुशहाल लोग चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर इन बोथ कंट्रीज। उस बेसिस पे ये ओपन बॉर्डर जो है हमारा आगे बढ़ेगा और रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में स्ट्रेंथन करेगा। मधेश को लेकर दो चीज़ें और हैं सर। एक तो जो मधेसी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि लगातार वहाँ पे हिल ट्रैक्ट से लोग आकर के बस रहे हैं और मधेसी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वो झापा और मोरंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अव्वल तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने हमारे पास उतनी ताकत रखी नहीं है,
डिस्पाइट द प्रोटेस्ट और ब्लॉकेड, आप उसको जो नाम देना चाहें। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपनी बात मनवा नहीं पाए हैं, और जितना अब हमारे पास में है उसको छीनने के लिए आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। क्या आप इसमें मानते हैं, क्या ऐसा? देखिए, अब ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे नेपाल में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाषण दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, पहाड़ों पे पानी और जवानी नहीं ठहरती, नीचे ही जाती है। तो नेपाल में भी ऐसे हुआ, जब मलेरिया तराई से हटा और जब वहाँ पे एक ईस्ट वेस्ट हाईवे बना चूरे हिल्स के एरिया में और तराई के बीच में, तो वहाँ नए नए टाउन्स बसे। उन टाउन्स में ऊपर से पहाड़ी जो बड़े दुर्गम क्षेत्र से वहाँ लोग आके बसे, तो तराई का डेमोग्राफिक्स चेंज हो गया है। और ट्रेडिशनली जो तराई के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे वो सब कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि इजी है ना, इजी एक्सेस था, और पहाड़ में तो जाना इतना इजी नहीं था। तो ये चेंजेस तो हुई हैं, बट जो मुझे जो लगता है मधेसी की ग्रीवेंसेस जो थी काफी कुछ हद तक ये 2015 के संविधान में रखी गई हैं कि वहाँ पे रिजर्वेशन आया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आया है, और एक मधेश प्रोविंस भी मिला। हालांकि वो पूरे तराई को चाहते थे, एक या दो प्रोविंसेस, बट तो इसको आप ऐसे देखेंगे भाई ग्लास आधा खाली है या आधा फुल है, तो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। सब कुछ तो नहीं मिला पर कुछ तो मिला, एंड इट्स वहाँ के लीडर्स ने सबने कहा ये देखिए संविधान वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई ये रिजिड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। हमारा संविधान 100 से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है, तो ये प्रोसेस चल रहा है। एक हिंदी पुश को लेकर भी ऐतराज है नेपाल के राजनेताओं को, जो तराई में हो रहा है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के बहस पे हो रहा है। बोली तो वहाँ पे अवधी जाती है, मैथिली जाती है, भोजपुरी जाती है, बट नेपाल में एक शिकायत है कि एट इंडियन बेहेस्ट वहाँ पे हिंदी पुश की जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। वहाँ की लिंक लैंग्वेज खासतौर तराई की हिंदी ही है। वहाँ लोग बोलते हैं अवधी, भोजपुरी, मैथिली, वज्जी, ये भाषाएं हैं, और लिंक लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि उनका हमेशा आना जाना रहा है, ओपन बॉर्डर है। आप रहते इधर हैं, आप स्कूल इधर जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, आपकी माँ शायद बिहार या उत्तर प्रदेश से आई हो, तो इस तरह का वहाँ रिलेशनशिप रहा है। तो कोई फर्क ही नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि भाई बॉर्डर हम ये नेपाल है या ये इंडिया है, बॉर्डर तो नए बने हैं। तो ये कहना कि हम पुश कर रहे हैं, मुझे तो ये सही नहीं है। बट ये एक सेंसिटिव इशू है, खासतौर जो पहाड़ी जो वहाँ की एलीट है। जैसे एक मधेसी वाइस प्रेसिडेंट बने नेपाल के, और उन्होंने कहा कि मैं ओथ अपना जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी में हिंदी में लूंगा, तो उन्होंने हिंदी में लिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। तो उनको दोबारा ओथ लेना पड़ा मैथिली में, और तब वो पोजीशन में। अच्छा, वो मैथिली को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन हिंदी को नहीं करते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल आपको समझना चाहिए ना, क्योंकि हिंदी भारत में बोली जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं एक ये आइडेंटिटी का इशू भी है नेपाल में। चलिए, हमने अभी तक तो बहुत सारे ये चीज़ें डिस्कस की जो नेपाली प्रेस में या नेपाली आबादी के बीच में भारत को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां हैं, तो हम आपको राय साहब के हवाले से उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नेपाल में हमारे दोस्त देख रहे हैं, कुछ भ्रांतियां हिंदुस्तान में भी हैं नेपाल को लेकर के, और जिसमें से सबसे पॉपुलर ये है कि देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग राणा रूल जब नेपाल का कुछ इलाका या पूरा नेपाल ही इंडिया में मर्ज होने की बात की गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने मना कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ये इन्होंने तो पब्लिक फोरम पे लिखा भी है इस चीज़ को सोशल मीडिया पे। इन्होंने कहा है कि टुडे अनदर फॉली ऑफ नेहरू इमर्जेस फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स when the Ranas ruled Nepal and Nepal royalty was in India, the Rana rulers, like other Rajas in India, offered to merge in India in 1950. Nehru declined. A genetic flaw runs in one family, so banished family rule. तो और ये सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, ये कई लोगों को के दिमाग में ये बात है कि इस तरह की कोई बातचीत हो रही थी, लेकिन इंडिया ने उसको ज़्यादा हवा नहीं दी। आप नेपाल में आपने सर्व किया है और MEA में आप अलग अलग डेजिग्नेशंस में रहे, इस बात में कितना दम है? देखिए, मैं 30 साल से नेपाल को देख रहा हूँ, अब तो खैर रिटायर्ड हूँ, पर मैंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देखा जिसमें ये बात कही गई हो। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को दिखाना चाहिए। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा, पर हाँ, ये एक उड़ती उड़ती सी हवा और रूमर इस टाइप के रहते हैं।
मेरे ख्याल से हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब में भी इसका कुछ इस टाइप का जिक्र है। पर अब ये देखिए पुरानी बातें हैं, अब इस तरह की बातें आज के संदर्भ में करना तो बहुत गलत होगा और बहुत रॉन्ग मैसेज जाएगा नेपाल के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल और भारत का रिलेशनशिप भी एक बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप है। तो इस तरह की बातें आज की तारीख में करना मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छे संबंधों के लिए हेल्पफुल है। मतलब सेटल बॉर्डर्स को अगर नेपाल में क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ है, तो फिर हमारी तरफ से भी उस तरह की बातें फिर अवॉइड की जानी चाहिए। मतलब जो चीज़ हो चुकी है वो चीज़ हो गई है, अब आप रेस्पेक्ट कीजिए जिस तरह के मैप्स बन गए। सर हमने खूब हिंदुस्तान और नेपाल पे बात की, मधेश पर अभी हम डिटेल में बात कर रहे थे। नेपाल में हमने एक ये ट्रेंड देखा है पिछले 1 या 1.5 दशक में कि जब हिंदुस्तान को लेकर के वहाँ पे ऐतराज़ बढ़ता ही गया तो उन्होंने अपने उत्तर की तरफ देखना शुरू किया, हिमालय के पास चीन का किस तरह से दखल नेपाल में बढ़ा है, और इसको कई लोग जोड़ते हैं उस ब्लॉकेड की घटना से जिसके बारे में भारत सरकार का ये कहना है कि वो एक मधेसी प्रोटेस्ट था और इंडियन ट्रक ड्राइवर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम सप्लाईज भेज नहीं पा रहे थे। नेपाली साइड का ये कहना है कि वो एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड था, इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है विज़िवी नेपाल ज्योग्राफी में उसको यूज़ किया अगेंस्ट अस टू प्रेशराइज अस। आप वहाँ पे थे, थोड़ा सा ब्लॉकेड के बारे में बताइएगा कि वहाँ स्थितियाँ क्या थी और क्या वास्तव में इस ब्लॉकेड ने ही चीन को जगह दी है नेपाल में। ये 2 चीज़ें हैं, एक तो स्थिति क्या थी मैं बताता हूँ, दूसरा चीन का सवाल। ये दो अलग अलग इश्यूज हैं, रिलेटेड भी हैं। तो उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि जब ये निगोशिएशंस हो रहे थे, खासतौर अप्रैल 2015 में एक बड़ा भूकंप आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फास्ट ट्रैक करेंगे। तो बहुत जल्दी डिसीशंस होने लगे। तो जब इस तरह के डिसीशंस होने लगे तो तराई में जो मधेसी वर्ग था वो प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई आपने हमारे साथ समझौते किए हैं, अब आप उससे मुकर रहे हैं, और उसमें प्रोटेस्ट काफ़ी होने लगे, फायरिंग्स होने लगी, काफ़ी लोगों की जानें भी गईं तराई में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में और ये जो फोर्सेस थे, माओवादी थे या कुछ मधेसीज भी जाके फिर रूलिंग एलिट के साथ मिल गए। जो माओवादी भी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लाए थे, संघीयता के पक्ष में थे, वो भी रूलिंग एलिट के साथ मिल गए कि भाई अब ऐसा समय है कि संविधान तो लाना ही है, जैसा भी संविधान हो लाना है। तो इस परिस्थिति में वो संविधान अडॉप्ट हुआ और हम लोग बार बार यही कहे जा रहे थे कि देखिए आपने कमिटमेंट्स किए हैं पहले, आप देख रहे हैं तराई में क्या हो रहा है। तराई में एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट भी था उस वक्त सीके राउत का, और वायलेंट ग्रुप्स भी रह चुके थे तराई में। तो हमारा जो मैसेज था नेपालियों के लिए, ये हम नहीं कह रहे थे कि किस तरह की संघीयता या किस तरह का रिप्रेजेंटेशन, हम ये कह रहे थे कि आप लोग डिस्कस करके ट्राई एंड टेक एवरीबडी अलोंग। और ख़ास तौर क्योंकि आप ये समझौते कर चुके हैं, जब वो सब नहीं हुआ तब ये जो है सो कॉल्ड ब्लॉकेड की स्थिति शुरू हुई और मधेसी प्रोटेस्टर्स जो नो मैन लैंड है उसमें पिकेट करने लगे, उसमें बैठने लगे। तो फिर नेपाली हमसे कहते थे आप इनको हटाइए, हम कहते थे आप हटाइए, गोली तो कोई नहीं चलाएगा ना उन लोगों पे। तो वो एक सिचुएशन थी जो अच्छी सिचुएशन नहीं थी, और जो एक जनरल थिंकिंग है कि उसकी वजह से जब सप्लाईज इंटरप्ट हुए, ये नहीं कि 100% सप्लाईज नहीं जा रहे थे, मेरे ख्याल से 40-50% जा रहे थे। इवन देन मेन जो रूट था वो बंद था और रूट्स खुले हुए थे। इस परिस्थिति में फिर वो उन्होंने कहा हम चाइना की तरफ गए, वहाँ से तेल लाना, संधि की, ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट्स किए। हालांकि कुछ ज़्यादा आया वाया नहीं, बट एक साइकोलॉजिकल एक वो फीलिंग हुई। और नेपाल में ये मानना है क्योंकि ये भारत ने किया, भारत ने मधेसियों को सपोर्ट किया, इसीलिए हमारे पास क्या चाह रहा था, हमें तो चाइना के पास जाना ही था, तो चाइना का एंट्री हुआ। पर ये पार्शियल स्टोरी है, चाइना का एंट्री तो 1960 से शुरू हो गया था। क्या वजह? 1960 में जो तब के राजा थे महेंद्र, उन्होंने मल्टी पार्टी गवर्नमेंट जो थी बीपी कोइराला की 2/3 बहुमत से जीती थी, आई थी, उसको बर्खास्त किया और निरंकुश सत्ता अपने हाथ में ली। पंडित नेहरू ने उसको कहा ये तो रॉयल कू हुआ है। और उस टाइम जो नेपाली कांग्रेस के लोग थे काफ़ी एग्जाइल में आए इंडिया, बीपी कोइराला खुद आए। उस टाइम पे जब राजा को लगा इंडिया तो बहुत मेजर एक कंट्री थी राजा के लिए,
तो राजा ने क्या स्ट्रैटेजी की, एक अपना सपोर्ट कंसोलिडेट करने के लिए जो नारा आपने शुरू में कहा, एक भाषा एक भेष, एक राजा एक देश, ये नारा दिया ताकि जो हिल एलीट है उनको सपोर्ट करे। दूसरा नारा उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा 1962 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू राष्ट्र नहीं था, हिंदू कंट्री तो है बट हिंदू राष्ट्र जो एक लीगल स्टेटस महेंद्र ने दिया। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैंने ये सजेस्ट किया था महाराजा महेंद्र को कि कम से कम आप जो एक इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट है या जो ऑपोजिशन का सेंटिमेंट है उसको अपने साथ रखिए, क्योंकि भारत की सरकार आपसे नाराज है। तो ये हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। तीसरा उन्होंने क्या करा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस जो थी ओपोज कर रही थी, नेचुरली उनकी सरकार को हटा के ये पंचायत सिस्टम लाया गया, पार्टीलेस सिस्टम। तो राजावादी जो फोर्सेस थे उन्होंने कहा कि ये जो नेपाली कांग्रेस के लोग हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, ये भारतीय दलाल हैं। अच्छा। क्योंकि ये भारत में आके शरण लिए और यहाँ से वो अपना काम कर रहे थे। और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने लेफ्ट फोर्सेस और कम्युनिस्ट फोर्सेस को बढ़ावा देना शुरू किया। तो ये रॉयलिस्ट्स ने कम्युनिस्ट फोर्सेस को आगे बढ़ावा देना शुरू किया। तो यही तो सांप और नेवले की दोस्ती है। तो यहीं से जो मैं कह रहा हूं आपसे, रॉयलिस्ट और मोनार्किस्ट का जो एक अलायंस रहा वो भारत को लेके था, क्योंकि दोनों को भारत से परेशानी थी। और चौथा उन्होंने क्या करा कि इंडिया को बैलेंस करने के साथ चाइना का आह्वान किया। नेपाल में बाउंड्री सेटल हुई, रोड बनी, माओइस्ट लिटरेचर अवेलेबल मिलने लगा। तो ये सारी चीजें की। तो ये हिस्ट्री है जो भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपाल में, और मैंने अपनी किताब में इसका डिटेल में दिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि चीन की तरफ, क्योंकि सो कॉल्ड ब्लॉकेड हुआ 2015 में, चीन की तरफ गए। चीन की तरफ हमेशा गए हैं, जब भी कोई भारत के साथ अनबन हुई हो, दिक्कत हुई हो, चीन के तरफ नेपाल का झुकाव हुआ है। आज की तारीख में चीन वो तो नहीं है जो 50 साल पहले था। अब तो चीन बहुत शक्तिशाली देश है और अब चीन भी फायदा उठाने लगा है। जब भी कुछ गड़बड़ाते हैं भारत नेपाल संबंध, उसका एडवांटेज लेता है। और पहले चाइना डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बना रहा था जो BRI के अंतर्गत करना चाह रहा है, पर अब वो लेफ्ट पॉलिटिकल फोर्सेस में काफ़ी एक्टिव है और उनको यूनाइट करने में भी जुड़ा हुआ है। तो चाइना का रोल डेफिनेटली बढ़ा है नेपाल में। ये तो हमारे आदित्य ने जब रिसर्च की है तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ये बात ठीक है, वो पहले सिर्फ इंफ्रा में थे लेकिन अब वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में उठते बैठते हैं। एक चीज़ मुझे जाननी है कि ये केपी शर्मा ओली, क्योंकि अभी हमने उनकी बात से ही हमने बात शुरू की थी, उनको लेकर ये इंडिया में गॉसिप तो है ही कि ही इज प्रो चाइना। तो क्या वाकई ऐसा है कि जब एक सर्टेन इंडिविजुअल, चाहे वो केपी शर्मा ओली हो या कोई वो दूसरे एक पॉलिटिशियन हो जिनको हम मानते हैं या जिनके बारे में ये बात चलती है कि वो प्रो चाइना है, क्या एक व्यक्ति के वहां कुर्सी पर बैठने से ऐसा हो सकता है कि भारत के साथ संबंधों में गर्मजोशी कम हो जाए, या फिर ये एक नैरेटिव का हिस्सा है? देखिए, ये मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है ये हमारी भी कमी है कि हम लीडर्स को टाइप कर देते हैं, ये प्रो भारत है या ये प्रो चाइना है, ओली को लेके शिकायत या है, ये एंटी सो एंड सो है, सबको एक इस टाइप का। मुझे लगता नहीं कि इसका फायदा है। ओली जी ही हैं, जब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे MLA के, उन्होंने जो हमारी महाकाली संधि हुई है जिसके अंतर्गत ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट बनेगा 6000 मेगावाट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उनके टाइम में हुआ ये, और उनसे हमारी बहुत अच्छी मित्रता भी थी। पर वही ओली जी फिर 2020 में आके ये बाउंड्री का सारा झमेला जो है शुरू हुआ है। तो पर मैं इससे, देखिए, हमें हर लीडर के साथ अच्छी तरह काम करना है और अपने संबंध बढ़ाने हैं, चाहे उनकी थिंकिंग जो भी हो, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट हैं। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, हमें फोकस करना है अपने जॉइंट विकास पर, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे, जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे, जैसे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। और इस तरह जो हमारे एक सॉलिड फाउंडेशन है रिलेशनशिप की, और मजबूत होगी। इनवाइट नहीं आ रहा है ओली को दिल्ली से, अभी तक नहीं आया है। एक मुलाकात जरूर हुई है थाईलैंड में, प्राइम मिनिस्टर ने
उनसे बातचीत की, लेकिन ये नेपालीज मीडिया में भी खूब डिस्कस हो रहा है कि अभी तक के न्योता नहीं आया है। वो एक बार बीजिंग होकर के आ चुके हैं, वहाँ की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। क्या कोई शिकायत है? देखिए, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, एक न्यूयॉर्क में हुई थी जनरल असेंबली के टाइम पे, और एक अभी बिम्स्टेक थाईलैंड में। तो हाई लेवल एंगेजमेंट तो है, और मैं समझता हूँ कि ओली जी की विजिट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। उनके लिए एक राइट ऑफ पैसेज ही होता है नेपालीज प्राइम मिनिस्टर उनके लिए भी और हमारे लिए भी, और आई एम कॉन्फिडेंट कि जरूर आएंगे। हर प्राइम मिनिस्टर नेपाल आया है, एक प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं इसके पीछे ये चीज़ें तो नहीं है कि पहले हम देख रहे थे कि किसी एक डैम के प्रोजेक्ट में या किसी एक रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट में चाइनीज़ इंटरेस्ट हुआ करता था या इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। अब हम देख रहे हैं कि तराई तक के प्रोजेक्ट्स में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट बात वहाँ तक चली गई कि इंडिया ने अब उन प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करना शुरू किया है। कॉन्शियसली लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी एक प्रोजेक्ट में चाइनीज़ इंटरेस्ट है या उनका पैसा लगा हुआ है तो हम डील नहीं करते हैं। पोखरा के एयरपोर्ट का लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो फ्लाइट्स मांग रहे हैं, इंडिया ने अभी तक नहीं चालू की है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, नेपाल में क्या होता है कि अगर कोई इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे मुस्तांग में जिसकी सीमा तिब्बत से लगी हुई है, तो मुझे याद है हम लोग कॉलेज या कुछ बनाना चाह रहे थे, तो ओली जी जो थे उन्होंने बड़ा ओपोज किया कि हमें तो चाइना की सेंसिटिविटीज़ देखनी चाहिए। अब इस तरह का ऑपोजिशन तब नहीं आता, मतलब भारत की जो सेंसिटिविटीज़ हैं तराई में, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इशू पे ज़्यादा एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि हमारे संबंध जो हैं स्टैंड अलोन हैं संबंध, पर ऑब्वियसली ग्लोबली क्या हो रहा है, रीजनली क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और भारत चीन संबंध भी नाजुक दौर से गुजरे हैं पोस्ट गलवान। तो मुझे लगता है कि हमारे नेबर्स को थोड़ी हमारी सेंसिटिविटीज़ पर भी अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए और इनको अपने डिसीजन मेकिंग में भी फैक्टर करना चाहिए। तो ये इश्यूज, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं और इनको मुझे लगता है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए और एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए, ताकि एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़े और जो कभी कभी मिसट्रस्ट हो जाता है वो कम हो। जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट की बात है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में ये होता था कि हम लोग जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बिजली नहीं लेते, पर ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाली बात है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स से हम बिजली ले रहे हैं और नेपाल को फ़ायदा भी बहुत हो रहा है और भारत नेपाल को बिजली भी बेच रहा है, तो ये ट्रेड अच्छा हो रहा है। और भारत नेपाल का समझौता हुआ है कि नेपाल बिजली बांग्लादेश को भी बेचेगा वाया इंडिया इंडियन ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये आगे बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो आगे जाके धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी, बट इसको एज अ वर्क इन प्रोग्रेस देखना चाहिए। स्पीकिंग ऑफ इंफ्रा सर, अभी आप बिजली की लाइनों की बात कर रहे थे, रेल लाइनों को लेकर भी है। इंडिया के बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं टू नेपाल कि हम एक्स एरिया को वाई एरिया से हिंदुस्तान में जोड़ेंगे। कुछ ट्रैक्स बने हैं, कुछ जगह रेलगाड़ी चल रही है, लेकिन बहुत जगह काम चल ही रहा है। रक्सौल को काठमांडू से हम नहीं जोड़ पाए हैं, जयनगर बर्दीवास ट्रैक अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह चाइनीज कमिटमेंट्स भी रेलवे लाइन को लेके बोला उन्होंने भी बहुत है, बना वो भी नहीं पाए। कहाँ फंस जाती है कनेक्टिविटी वाली चीज? नहीं, देखिए, पहले नेपाल में ये कहते थे इंडिया प्रॉमिसेस बट डज नॉट डिलीवर। अब ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहे हैं और बन गए हैं कई, बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास। रेलवे लाइन बन गई है, अभी बर्दीवास तक आगे जाना है। पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन बनी है जो बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में, मतलब टारगेट डेट से पहले बन के तैयार हुई। ट्रांसमिशन लाइंस बन रही हैं, बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइंस बन गई हैं जिससे बिजली का ट्रेड बढ़ रहा है। तो काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है और मैं समझता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव है। इसको और आगे बढ़ाना है और इम्प्रूव करना है। जहां तक आपने कहा कि कहां अटक जाता है, बेसिक प्रॉब्लम वहां पे लैंड एक्विजिशन की है। होता क्या है, जब प्रोजेक्ट आता है तो इधर उधर का लैंड जो है लोग खरीद लेते हैं या जो भी है, और फिर वो कोर्ट कचहरी में फंस जाता है और सालों लग जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक सिस्टम शुरू किया है कि जैसे यहाँ पे एक सिस्टम है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं। तो एक जॉइंट मैकेनिज्म बना है भारत और नेपाल का, जिसमें हर 2-3 महीने में एक मीटिंग होती है और जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं प्रोजेक्ट में उनको बुलाया जाता है, नेपाल की साइड से, हमारी साइड से, और सारे ये इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, डिसीजन लिया जाता है, आपका काम है ये करना, आपका काम। और फिर 3 महीने के बाद रिव्यू होता है, आपका ये काम था, आपने करा कि नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्या प्रॉब्लम थी, उसको कैसे हल की जाए।
तो ये छोटी छोटी तरीके हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और अब अच्छे रफ्तार से बढ़ रहा है। एक प्रोजेक्ट की हिंदुस्तान में खूब चर्चा होती है सर, नॉर्थ बिहार के स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ एक दिक्कत है, कोसी नदी का जो पानी आता है और कुछ जगह 3 महीने, कुछ जगह 4 महीने, देयर आर एरियाज जहाँ पे 6 महीने भी पानी रहता है। तो वो एक परमानेंट समस्या की तरह है। और बिहार में, स्पेशली नॉर्थ बिहार में, ये मानना है कि अगर कोसी हाई डैम बनता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। क्या नेपाल को कोई आपत्ति है और हिंदुस्तान इतने अग्रेसिवली इस प्रोजेक्ट को पुश क्यों नहीं कर पाता? देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये जो कोसी को केवल अगर हाई डैम बनेगा नेपाल में, और बनना नेपाल में पड़ेगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वाटर स्टोरेज आप वहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें बेसिकली ये है कि सबमर्जेंस जो है सारा आबादी का, वो नेपाल में है। फायदा जो इसका है वो भारत को ज्यादा मिलेगा, नेपाल में भी मिलेगा। फ्लड कंट्रोल होगा, इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाइड्रो पावर है। तो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और कोसी का स्पैन अगर आप देखेंगे 125 किलोमीटर का फैन है कोसी का, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ वो रिवर 125 किलोमीटर तक गई है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवर को नियंत्रण करने के लिए एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। और उसमें होता क्या है कि जब पानी आता है सिल्ट के साथ तो रिवर बेड बढ़ता जाता है, फिर एम्बैंकमेंट आपको बढ़ाना पड़ता है। और 2008 में ये एम्बैंकमेंट ब्रीच हो गया था, जिससे बहुत जान माल का नुकसान हुआ नेपाल में भी और भारत में, नॉर्थ बिहार में और भारत में। तो इसका सल्यूशन इवेंचुअली तो हाई डैम है और इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं कम कर रहे हैं और इस पे फोकस होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस है और कुछ काम चल रहा है, पर इसकी रफ्तार बढ़ानी है। और इसमें जो है, इस बेसिस पे एक समझौता होना चाहिए कि जो बेनिफिट भारत को मिलेगा वो हम नेपाल के साथ भी शेयर करेंगे और कॉस्ट भी शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नेपाल कॉस्ट ज़्यादा बेयर करेगा और भारत कम, क्योंकि जिस बेसिस पे आपको फ़ायदा है उस बेसिस पे आपको कॉस्ट भी भरना चाहिए उस प्रोजेक्ट का। पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। सर, हमने पोखरा के एयरपोर्ट को लेकर बात कर ली, कोसी हाई डैम को लेकर बात कर ली। एक चीज़ को लेकर के अगेन, और ये सिर्फ नेपाल में नहीं, हिंदुस्तान में भी जो बॉर्डर कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में थोड़ी नर्वसनेस है कि पहले से अब को आप कंपेयर करेंगे तो चेकिंग थोड़ी सी टाइट हुई है। और जितना मूवमेंट पहले, जितना कैजुअल जो एक एटीट्यूड हुआ करता था वो अब ख़त्म हो गया है। अब काफ़ी प्रोफेशनली कस्टम के लोग चेक किया करते हैं, एसएसबी का प्रेजेंस बढ़ा है। तो क्या हम गोइंग फॉरवर्ड एक ऐसे भविष्य की भी कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे सम डिग्री ऑफ फेंसिंग विल बी देयर? देखिए, मैं तो नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हमारा रिलेशनशिप जो है नेपाल का, लोगों के बीच का रिलेशनशिप है और इसमें ओपन बॉर्डर का बहुत महत्व है। और हमारे तो रिश्तेदारियाँ हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, शादियाँ होती थीं, अभी भी हैं, पर वो उनकी तादाद कम होती जा रही है क्योंकि बॉर्डर पे काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो मैरिज पार्टी आती है नेपाल से सामान खरीदने इंडिया में, रक्सौल में या कहीं और, वापस जाते हैं, उनको कस्टम्स का हैरेसमेंट होता है। बारात को वहाँ से यहाँ लाने में दिक्कत होती है, दहेज का सामान जाने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको रिजॉल्व करना है। ये एक ओपन और फ्रेंडली बॉर्डर है। भारत नेपाल का बॉर्डर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। तो हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को ये समझना होगा। और बेस्ट सिक्योरिटी हमारी तब है जब दोनों तरफ के लोग खुशहाल होंगे, आपस में अच्छे रिलेशनशिप होगी, अच्छी इंटेलिजेंस होगी। आप फेंस लगा के या आप और ज़्यादा रेगुलेशन बढ़ा के आप तो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को समाप्त कर देंगे। और यही फंडामेंटल बेसिस है हमारे रिलेशनशिप की। तो मैंने तो हमेशा ये कहा है कि ओपन बॉर्डर इज अ ग्रेट एसेट। इट इज समटाइम्स मिसयूज्ड बाय अनडिजायरेबल एलिमेंट्स। उस मिसयूज को स्टॉप करने के लिए आपको अच्छी इंटेलिजेंस चाहिए, आपको अच्छा कोऑपरेशन चाहिए बिटवीन बॉर्डर गार्डिंग सशस्त्र सीमा बल एंड आर्म पुलिस फोर्स। और तीसरा जो ये हैरेसमेंट होता है, मैंने खुद देखा है, जो हमारी बसें जाती हैं बनारस से काठमांडू या दिल्ली से काठमांडू, बॉर्डर पे 2-3 दफे चेकिंग होती है, सबको उतारा जाता है, सबका सामान, हर व्यक्ति का सामान खोला जाता है कि क्या है इसमें। 2 दफे, एक दफा हमारी तरफ, एक दफे उनकी तरफ।
इतना हैरेसमेंट है। आप एयरपोर्ट पे, आपको याद होगा पुराने ज़माने में कितनी दिक्कत होती थी कस्टम्स में, अब तो कुछ नहीं है, ग्रीन लाइन है। तो मुझे लगता है कि अब ये आप रैंडम सैम्पलिंग करिए, रैंडम चेक्स करिए, इस तरह का हैरेसमेंट की बॉर्डर पे 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं क्लियर करने के लिए। और जो सुनौली बॉर्डर जो हमारा है कनेक्टिंग टू लुम्बिनी एंड बोधगया एंड सारनाथ, सारे टूरिस्ट वहाँ से आते हैं। तो हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे ही हमें वर्ल्ड क्लास इमिग्रेशन फैसिलिटीज चाहिए जहाँ एकदम स्मूथ और सीमलेस मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड पीपल होना चाहिए। मेरी तो ये राय है। सर, अभी आप ओपन बॉर्डर के समर्थन में अपनी बात रख रहे थे, और इन जनरल हम इस बात से एग्री करते हैं कि जब कल्चर सेम है, लोग सेम है, तो फिर उनके बीच में किसी फेंस की क्या ज़रूरत है। लेकिन इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इस चीज़ को बिल्कुल दूसरी तरह से देखता है। एक ये ओपन सीक्रेट है कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान से किसी को पाकिस्तान जाना है सही या गलत तरीके से, तो यू फ्लाई टू गल्फ और वहाँ से आप पाकिस्तान चले जाते हो। इसी तरह से अगर किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान आना है सही या गलत तरीके से, तो दे फ्लाई टू काठमांडू, और वो इंडो नेपाल बॉर्डर के ज़रिए वहाँ से अच्छे लोग भी आते हैं, ख़राब लोग भी आते हैं, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट और हर तरह के। इससे पहले हमने चीज़ें देखी, IC-814 का एग्जाम्पल है, दिलशाद बेग का एग्जाम्पल है। तो और इस चीज़ को लेकर के एक नर्वसनेस है कि हमें गोइंग फॉरवर्ड कुछ ना कुछ कंट्रोल वहाँ पे मूवमेंट पे चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमेशा परसिस्ट करेगी। क्योंकि अभी हमारा वेस्टर्न नेबर आने वाले 5-10 सालों में सुधर जाएगा, ऐसी कोई बात हमको देखने को वहाँ पे मिल नहीं रही है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, जो एक सिक्योरिटी लेंस है ऑफ लुकिंग एट इंडो नेपाल बॉर्डर? ये बहुत एक आपका अहम सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत जायज़ इशू है कि किस तरह हम इस टाइप के इंसिडेंट्स को मिनिमाइज करें ओपन बॉर्डर पे। 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो या तो आप बॉर्डर बंद कर दीजिए, फेंस कर दीजिए, जैसे पाकिस्तान के साथ है या बांग्लादेश के साथ है, या आप स्मार्ट इंटेलिजेंस और इन माध्यमों से, आपकी अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस अच्छी होगी, आपके लोकल अथॉरिटीज़ के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंडिया की पुलिस और इंटेलिजेंस फोर्सेस का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है नेपाल के साथ, और इस बात को मैं पब्लिकली नहीं कह सकता, बट एक्सीलेंट कोऑपरेशन है। और काफ़ी, जिस तरह सम ऑफ द केसेस जो आपने मेंशन किए हैं, उसमें हमारे दोनों कंट्रीज़ की बहुत संलग्नता के साथ सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस टाइप की इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑपरेशन को और बढ़ावा देना चाहिए बनिस्बत कि आप बॉर्डर बंद करें या फेंस बनाएं। सर, एक अगेन ये भी एक सवाल लोग पूछते ही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक्सिस बन रहे हैं पूरी दुनिया में अभी, और उनके अपने अपने फोकस एरियाज होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस मालदीव में इससे पहले इंडिया आउट कैंपेन चला, नेपाल में जिस तरह की बातें हिंदुस्तान को लेके हो रही हैं, क्या हम किसी ऐसी स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं कि नेपाल में जो चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं, नेपाल में जो एंटी इंडिया एलीट जिनके बारे में बार बार आप जिनकी तरफ लक्ष्य कर रहे थे, और जो पाकिस्तानी जो डिज़ाइन है जिस चीज़ों को करने का, इनके बीच में कोई एक एग्रीमेंट हो और फिर उनसे हमको डील करना पड़े? देखिए, हमारे रिश्ते जो नेपाल के साथ हैं बहुत मजबूत हैं, और इरिटेंट्स वगैरह वो माइनर हैं, सरफेस पे हैं ये इश्यूज। फंडामेंटली हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इस तरह का वहाँ पे काम करेगा जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इतना हार्मफुल होगा। बट वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, क्योंकि क्लियरली चाइना का रोल बढ़ा है, और हम जानते हैं चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप क्या है, और हिस्टोरिकली हमें पता है IC 914 से लेके क्या वहाँ परिस्थिति खड़ी हुई थी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट मूवमेंट्स थे, बांग्लादेश से ISI का क्या रोल था, नेपाल में क्या रोल था। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस, और इसको हमेशा हमें फोकस में रखना है। तो ये इश्यूज जो हैं, इनको रिजॉल्व करना है विद गुड कोऑपरेशन विद अ कंट्री लाइक नेपाल, जिसके साथ हमारे बहुत मजबूत रिश्ते हैं। और एक और मैं इंस्टेंस दूँ, वही प्राइम मिनिस्टर ओली जिनको आज की तारीख में कहा जाता है कि शायद कुछ दिक्कतें हैं इंडिया वगैरह के साथ, जब ये होम मिनिस्टर थे, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन आवर
सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फोर्सेस। कोई एनेक्डोट आप शेयर कर सकते हैं? इस पे मैं तो नहीं बता सकता, बट इतना ही मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि ओली जी होम मिनिस्टर थे और बहुत इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। आप उस पीरियड की बात कर रहे हैं जब एक सिलसिला चला, जब इंडो नेपाल बॉर्डर से बहुत सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट कोई बस अड्डे के पास से अरेस्ट होता था, कोई कहीं से अरेस्ट होता था, और फिर बाद में पता चलता था कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। उस तरह के कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें कहना नहीं चाहता, बट यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं दे आर अंडर द स्कैनर ऑफ बोथ इंडिया एंड नेपाल, और हमारी दोनों कंट्रीज बहुत क्लोजली कोऑपरेट करती हैं इन इश्यूज़ पे। सर, आपने कहा कि इरिटेंट्स जो हैं वो सरफेस पे हैं, जो इंडो नेपाल इश्यूज हैं सो टू स्पीक वो बहुत सरफेस पे हैं, और जो संबंध है वो बहुत फंडामेंटल लेवल पे है, तो उसको ज़्यादा उसमें ज़्यादा बड़ी दरार नहीं आ सकती है। एक चीज़ लेकिन जिसने नेपाली सोसाइटी को और स्पेशली हिल ट्रैक्स में जाकर के हिंदुस्तान के नाम को थोड़ा सा डेंट किया है, वो है अग्निवीर का जो फैसला हिंदुस्तान ने लिया रिक्रूटमेंट को लेकर के। नेपाली लोगों के का ऐसा मानना है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कहीं कि एक वो तो इसको जो आपकी फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ फ्रेंडशिप, वो उसका भी उल्लंघन मानते हैं, वो इसे वादा खिलाफी की तरह देखते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर हम किसी दूसरे देश की सेना में जाकर के लड़ेंगे तो हम एक 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट को लेके कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अभी जो आर्मी चीफ हैं जनरल द्विवेदी, उन्होंने भी जाकर के उनको मोटिवेट करने की कोशिश की कि ऐसे इसके पीछे कोई इविल डिजाइन नहीं है, ये बस एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। आप देखिए अग्निवीर के इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि नेपाल तो बहुत ही फर्म है इस चीज को लेके कि जब तक ये स्कीम है तब तक हम अपने यहाँ लड़कों को अलाउ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ। ये एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ था 1949 में भारत, नेपाल और यूके के बीच में, और इस अग्रीमेंट के तहत हम लोग रिक्रूट करते हैं गोरखा सैनिकों को, और हमारी इस अग्रीमेंट में लिखा गया है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हम अपने सोल्जर्स को देते हैं वो ही हम नेपालियों को देंगे। तो अग्निवीर सिस्टम जो है वो तो हमारे सोल्जर्स के भी लागू है, तो वो ही सिस्टम नेपाली सोल्जर्स के भी लागू है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो किसी अग्रीमेंट का ये उल्लंघन नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, नेपाल की परेशानी जो है वो ये कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ एक माओवादी इंसर्जेंसी हुई 10 साल, हथियार से वायलेंट इंसर्जेंसी, 17,000 लोगों की जानें गई। अगर अब 4 साल के बाद ये सोल्जर्स अग्निवीर जो हैं वापस नेपाल आएंगे और हथियार की इनके पास ट्रेनिंग है, तो हमारी सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, हम ये नहीं चाहते। और तीसरा कि जो पेंशन मिलती है, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो अग्निवीर नेपाल के हों या हमारे उत्तराखंड, हिमाचल, एक पेंशन का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और वो पेंशन इस सिस्टम में है नहीं। चौथी बात, हमने इंडिया में अपने अग्निवीरों के लिए कुछ स्पेशल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट पुलिस फोर्सेस में, आफ्टर 4 इयर्स जो लोग परमानेंटली रिक्रूट नहीं होते, वो ही फैसिलिटी हमें नेपालियों को भी देनी चाहिए, क्योंकि आज जैसे आपने पहले कहा, नेपाली तो हमारी सेना में, पुलिस में, सिविल सर्विस हर जगह आ सकते हैं, तो उनको इसमें भी कुछ कोटा उनको भी देना चाहिए। तो मुझे लगता है, और लास्ट पॉइंट, नेपाल इसलिए भी नाराज था कि इतना बड़ा डिसीजन हुआ और इसमें नेपाल से कोई कंसल्ट ही नहीं किया, किसी ने कोई बातचीत ही नहीं हुई नेपाल के साथ। ये इशू तो बाद में आया कि भाई ये इस पे भी इम्पैक्ट करेगा, तो मुझे लगता है बातचीत ज़रूरी है नेपाल के साथ, तो होनी चाहिए। और ये जो एक हमारा कनेक्शन है गोरखास के साथ, ये 200 साल पुराना है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का भी। 1,25,000 भारतीय भूतपूर्व सैनिक नेपाल में हैं, और 3-4% जीडीपी जो नेपाल की है उसका वो पेंशन के तहत जाता है, जो इंडियन रेमिटेंसेस उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंबल है, एलिमेंट है, पिलर है हमारे संबंधों का। तो मैं समझता हूँ, और हमारी आर्मी, हमारी सेना बहुत खुश है गोरखा सिपाहियों से। अब प्रधानमंत्री जी ने तो अपने भाषण में कहा, उन्होंने जनरल सैम मैनेक्शॉ को कोट करके कहा कि अगर कोई कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोलता है या वो गोरखा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप है, और मुझे लगता है कि इसको बना के रखना चाहिए, संवारना चाहिए, और पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि ये एक ट्रेडिशन जो है वो बरकरार रहे।
चलिए, हमने खूब सारी बातें नेपाल और भारत के संबंधों को लेके की, नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके भी की, लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसी भी चाहते हैं जो इन बातों को लोग नहीं भी समझते हैं, जिनका खेलने घूमने पर फोकस है, नई जगहों को देखने पर फोकस है, उनको भी आपके एक्सपीरियंस का कुछ बेनिफिट मिले। आपने नेपाल में बहुत लंबा टाइम बिताया है, सर्विस में भी, सर्विस के इतर भी आप विजिट करते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं, नेपाल में 5 बढ़िया घूमने की जगह हैं, नेपाली खाने में 5 बढ़िया खाने की जगह हैं, और जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं उनको 5 जगह अगर आप सजेस्ट कर सकें। देखिए, बहुत खूबसूरत देश है नेपाल और विविधतापूर्ण देश है। अगर आपको धार्मिक टूरिज्म में इंटरेस्ट है तो आप पशुपतिनाथ जाइए, आप स्वर्गद्वारी जाइए, आप लुम्बिनी जाइए, आप जनकपुर जाइए, बहुत ऐसी हैं। तो इस टाइप के बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, हिंदू सर्किट की चर्चा चल रही है टूरिज़्म के लिए। अगर आपको एडवेंचर टूरिज़्म में इंटरेस्ट है तो आप ट्रैकिंग पे जाइए, इतने बढ़िया वहाँ के पहाड़ हैं और इतने अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रैक है, एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक है, और नए नए ट्रैकिंग रूट्स खुलते जा रहे हैं। तो मैंने ट्रैकिंग थोड़ी बहुत की है नेपाल में, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। एडवेंचर टूरिज़्म में आपको पैराग्लाइडिंग करनी है या रिवर राफ्टिंग करनी है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कल्चरल टूरिज़्म आपको देखना है, वहाँ का क्विजीन क्या है, आप काठमांडू जाइए। वहाँ की जो नेवार कम्युनिटी की सभ्यता है, वहाँ के जो पैलेसेस हैं, खाना पीना है, बहुत यूनिक है और बहुत फैसिनेटिंग है। काठमांडू वैली में 6 साइट्स हैं जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में पड़ती हैं, तो इनको देखना, स्वयंभूनाथ है, पशुपतिनाथ है, दरबार स्क्वायर है, चाहे हनुमान ढोका है, ललितपुर पाटन है, भक्तपुर है, चांगू नारायण मंदिर है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कल्चरल टूरिज़्म की। तो नेपाल में हर वर्ग के, हर किस्म के इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं टूरिज़्म में, और बहुत बढ़िया कंट्री है। दिल्ली में अगर आप बैठे हैं तो 1.25 घंटे की फ़्लाइट में आप काठमांडू पहुंच जाते हैं। तो पास भी है, वीज़ा नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, एक अपना ट्रैवल मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, और आप आराम से जा सकते हैं। करेंसी जो है मिलती जुलती है, हमारा रुपया जो है 1 रुपये 60 पैसे नेपाली है, फिक्स्ड रेट है। अब यूपीआई भी चलने लगा है नेपाल में, तो आप अपने फ़ोन से भी बार कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सुविधाएं आ गई हैं, और मैं समझता हूं कि एक ये टूरिज़्म जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है नेपाल के लिए, बट मैं इसको देखता हूं कि हमारे दोनों लोगों को और जोड़ेगा। खाने में देखिए, वहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग पकवान बनते हैं। एक उनकी वो एक स्पेशल सेला रोटी है, थोड़ी सी मीठी होती है, चावल के आटे की बनती है, वेरी टेस्टी। एक उनका शंख शेप्ड का योमुरी डिश है। मोमो तो भारत में सभी जानते हैं, नेपाल में मोमो बहुत पॉपुलर है। और एक उनका डिश है बारा कहते हैं, इट इज़ लाइक अ राउंड डोसा मेड ऑफ उड़द दाल, जो वो लोग या नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन चीज़ों के साथ खाते हैं। और मीट का तो वहाँ पे काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड काफ़ी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट जो लोग इसको पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बहुत बढ़िया कंट्री है, और मैं समझता हूँ भारत से बहुत लोगों को जाना चाहिए, जा भी रहे हैं पर और तादाद में जाना चाहिए। बिल्कुल, इसी नोट पे हम इस बातचीत को अभी के लिए कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि नेपाल के साथ जो भारत के संबंध हैं, नेपाल में जो भारत की दिलचस्पी है, चाहे वो सरकार की हो या आम लोगों की हो, उसे एक वीडियो प्रेजेंटेशन में 1 या 1.5 या 2 घंटे में समअप करना बहुत मुश्किल काम है, लगभग असंभव ही। इसीलिए हम इस बातचीत को एक सिलसिले की शुरुआत की तरह देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी जब हम नेपाल को लेकर आपसे बात करें तब हम एम्बेसडर राय को यहाँ पे आमंत्रित करें। अगर उनका स्केड्यूल अलाउ करेगा तो वो ज़रूर आपसे मिलेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को हम कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस इंटरव्यू में हमारे लिए आपने वक्त निकाला। उसके लिए, इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी आदित्य झा ने, और जिन बाकी साथियों का कंट्रीब्यूशन इस प्रेजेंटेशन में है उनके नाम भी आपको अब स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।